आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वेल्डिंग ऑफ रेल्स टू फॉर्म LWR। हमारा पैरा नंबर 337 है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। वेल्डिंग ऑफ रेल्स टू फॉर्म LWR, ये हमारा आज का टॉपिक है। जस्ट एक बार इसको गो थ्रू करते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कहता है मैनुअल हमारा? हमारा मैनुअल कहता है rails shall normally be welded into sufficient long panels of 10 to 20 rail lengths or more by, यानी 10 रेल 20 रेल या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि LWR में हमारा मकसद क्या होता है। LWR में हमारा मकसद होता है जॉइंटलेस ट्रैक बनाना। अब हमारे LWR के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि LWR की जो है मिनिमम लेंथ के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि किसी भी वेल्डेड रेल पैनल को एज एन LWR काम करने के लिए कम से कम 250 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, तब वो इफेक्टिवली LWR की तरह फंक्शन कर सकता है। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि LWR की एक लिमिटेशन है, यानी कि उसकी एक कमी है। क्या कमी है? कमी उसकी ये है कि LWR जब भी कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग आता है, जब भी कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग आता है तो उस वक्त LWR हमारा क्या होता है? उस वक्त हमारा LWR वहां से पास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं पास किया जा सकता? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो फोर्स है मेन लाइन से, सपोज हम जब LWR बिछाते हैं मेन लाइन में बिछाते हैं, तो जब टर्नआउट आता है तो एक फोर्स जो है मेन लाइन की तरफ चला जाता है, दूसरा जो है टर्नआउट की तरफ चला जाता है। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जिससे हम फोर्स एक लाइन से दूसरी लाइन पर ट्रांसमिट कर सके, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन LWR में क्योंकि ये प्रोविजन नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं, जहां पर भी मेरा टर्नआउट आता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आता है, चाहे वो फेसिंग साइड हो चाहे वो ट्रेलिंग साइड हो, वहां मुझे एसईजे डाल के उस पोर्शन को आइसोलेट करना पड़ता है, मेरे LWR को टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है। अब इसका भी तोड़ निकल चुका है। अभी एक यहाँ पर एक चीज और है, CWR, जैसे यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है ना, CWR, कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। कंटिन्यूस वेल्डेड रेट में इसका ख्याल रखा गया है कि फोर्सेस जो है LWA टर्नआउट से भी पास किए जा सकें। वो हम किसी और लेक्चर में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए LWR हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो जॉइंटलेस ट्रैक हमें बनाना है, तो यहाँ पर कह रहा है मैनुअल, रेल शैल नॉर्मली बी वेल्डेड इनटू सफिशिएंटली लॉन्ग पैनल्स ऑफ 10 to 20 रेल पैनल्स, 10 to 20 रेल लेंथ और मोर। यानी कि आमतौर पे हमने अब तक जो देखा है, 10 रेल पैनल, एक रेल पैनल हमारा या एक रेल लेंथ होती है 13 मीटर की, तो 10 रेल लेंथ जब मैं कहता हूं तो इट विल बिकम 130। कितना हो जाएगा? 130। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि 20 रेल पैनल, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 260 ना, हो जाएगा 260 मीटर्स। इसके अलावा भी और मोर बोल रहा है, यानी इससे लंबे भी अगर पैनल हम बना सकते हैं। देखो, इशू बनाने का नहीं है, इशू बनाने का नहीं है। पैनल 260 की जगह आप 520 के भी बना सकते हो। इशू वुड बी जो आपका रेक होगा, EUR रेक, उसको लेकर जाने का होगा। और दूसरा इशू ये होगा कि सेक्शन के अंदर उतना जो हमारे सेक्शन में कन्वीनियंस होना चाहिए, यार्डो वगैरह में से पास करना, ये सारी चीजें। मे बी इन फ्यूचर इससे भी बड़े पैनल लाएंगे, क्योंकि मैनुअल ने लिखा है 10 to 20 रेल लेंथ और मोर, यानी इससे भी बड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है। किस तरीके से बनाए जाएंगे? तो उसके लिए हमारा मैनुअल कहता है बाय फ्लैश बट वेल्डिंग। हमने पढ़ा ना, फ्लैश बट वेल्डिंग, उससे बनाए जाए आइदर इन द वेल्डिंग डेपो और ऑन सेस और इन सिटू। चाहे उसे वेल्डिंग फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में बनाया जाए या सेस में बनाया जाए या ऑन साइट बनाया जाए, लेकिन कैसे वेल्डिंग करा जाएंगे ये 10 से 20 रेल पैनल या इससे भी जो लंबे होंगे, फ्लैश बट वेल्डिंग से ही किए जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था इसके पहले कि फ्लैश बट वेल्डिंग जो होती है, फ्लैश बट वेल्डिंग हमारी जो होती है वो कैसी होती है? फ्लैश बट वेल्डिंग हमारी जो होती है उसकी स्ट्रेंथ इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रेल 100% है। इसलिए कह रहा है कि 10 से 20 रेल पैनल जो बनाना है फ्लैश बट वेल्डिंग से ही बनाया जाए, चाहे उसको आप डेपो में बना ले, चाहे आप सेस में बनाए, चाहे ऑन साइड बनाए। ठीक है।
द जॉइंट्स इन बिटवीन ओनली शैल बी वेल्डेड बट एल्यूमिनोथर्मिक। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, इसको भी जरा समझ लेने की जरूरत है हमें। क्या कह रहा है आगे, जैसे यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर समझो पैनल में ले लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, ये समझो एक रेल पैनल हो गया सपोज 260 मीटर का, ये दूसरा रेल पैनल हो गया 260 मीटर का। ठीक है, मान के चलते हैं, वील जस्ट अज्यूम दैट इसकी लेंथ कितनी है 260 मीटर। ये 260 मीटर का एक पैनल है, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ अभी आज की तारीख में जो बन रहा है। ठीक है नहीं, तो उसको जस्ट लिख देते हैं 260 मीटर, 20 रेल पैनल हो गया ये, और ये भी मान के चलो हो गया 260 यानी कि 20 रेल पैनल। तो इन दोनों को वेल्ड करने के लिए क्या बोल रहा है, शाल बी वेल्डेड बाय एल्यूमिनोथर्मिक, यानी 80 वेल्ड से वेल्ड किया जाएगा। कैसे वेल्ड किया जाएगा इनको, 80 वेल्ड से। फील्ड में कैसा करेंगे इनको वेल्ड, एल्यूमिनोथर्मिक वेल्ड से। मैं जस्ट यहाँ पे एल्यूमिनोथर्मिक वेल्ड बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो वेल्डिंग की जाएगी उसके लिए मैनुअल क्या कह रहा है, इन बिटवीन ओनली शाल बी वेल्डेड बाय एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। देखिए दोनों चीजें बोल रहा है। यहाँ तो कह रहा है कि 260 मीटर बना रहे हो, 130 मीटर बना रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश बट से बनाया जाए। ये अलग बात है कि आप डेपो में बनाए, लाइन पे सेस में बनाए, साइट पे बनाए, लेकिन इसके जो बीच का जो जॉइंट है इसको 80 वेल्ड भी कर सकते हैं और फ्लैश बट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि फील्ड पर फ्लैश बट कैसा करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अभी एक और टेक्नोलॉजी आई है। ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग यूजिंग मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट, यानी फील्ड पे ट्रैकिंग मशीन एक तरीके की है जो कि फील्ड पर वेल्डिंग करती है। तो अगर वो है तो और अच्छी बात है, क्योंकि और अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, 80 वेल्डिंग से आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर 1 किलोमीटर का एलडब्ल्यूआर डालना है तो 260 मीटर के 4 पैनल डाल दिए तो सीधे हो जाएगा 1040, 1 किलोमीटर आसानी से हो गया। वेल्डिंग कितने है उसके अंदर, 3 से 4 वेल्डिंग आ गई, हो गया। तो दैट इज द एडवांटेज। तो वेल्डिंग ऑफ रेडी टू फॉर्म एलडब्ल्यूआर के लिए पहला पॉइंट उसने ये कहा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बिफोर लेइंग लॉन्ग वेल्डेड पैनल्स एंड और बिफोर वेल्डिंग ऑफ रेल, यानी वेल्डेड एलडब्ल्यूआर को बिछाने के पहले या वेल्डिंग करने के पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ एसईजे होने चाहिए। यानी कि जब मैं कहीं नया एलडब्ल्यूआर बिछा रहा हूं तो मेरे पास वेल इन एडवांस 2 सेट एसईजे लगेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरुआत के लेक्चरों में कि एलडब्ल्यूआर जो है, एलडब्ल्यूआर तो वैसे तो जॉइंटलेस ट्रैक है सेंट्रल पार्ट में, उधर पे कोई मूवमेंट होता नहीं है, लेकिन एंड में जो ब्रीदिंग लेंथ हमारी होती है वहां पर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वहां पर जो मूवमेंट सर होगा उसको बर्दाश्त करने के लिए हमें क्या आप लोगों को चाहिए, खाना वाना अगर खाना हो तो कोई उसी का बता। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एंड्स में दोनों तरफ एसईजे हमें लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एसईजे लगाना। तो यहाँ वही कह रहे थे, बिफोर लेइंग लॉन्ग वेल्डेड पैनल और बिफोर वेल्डिंग ऑफ रेल्स 2 कंप्लीट सेट चाहिए, वन एट आइदर एंड ऑफ द प्रपोज्ड एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर। दोनों एंड्स में एक एक, जहां पर भी आप एलडब्ल्यूआर बिछाने वाले तो हमारा ऑलरेडी लेआउट डिसाइड फाइनल हो चुका होगा, हमने डिसाइड कर चुका होगा कि भाई कहां से कहां तक का एलडब्ल्यूआर होगा। दोनों एंड में एसईजे जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। शाल बी इंसर्टेड एट प्री डिटरमाइंड लोकेशंस विथ गैप्स इन मीन पोजीशन। क्या किया जाए, उनको जो है प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे क्या करेंगे हम लोग, एसईजे को लगा देंगे। अभी पैरा 338 के अंदर गैप मीन पोजीशन की बात आ रही है, पैरा 338 पे हम पहुंचेंगे तो दिखा देंगे, अदरवाइज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेट अस क्लियर द स्क्रीन, जस्ट एक बार देख लेते हैं। पैरा 338 में मीन पोजीशन दिखाने की बात चल रही है। तो ये क्या है, गैप एट एसईजे, तो ये इसकी बात हो रही है कि मीन पोजीशन पे गैप कितना होता है हमारे क्या कहते हैं एसईजे में, तो टीडी पर 40 mm का गैप होता है। ठीक है ना, तो गैप एट एसईजे शैल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग, ये इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हम वापस से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है,
क्लोजर रेल्स ऑफ सुटेबल लेंथ, आगे क्या कह रहा है, क्लोजर रेल्स, क्लोजर रेल्स ऑफ सुटेबल लेंथ shall be provided, shall be provided at LWR side or sites of SEJ to facilitate adjustment of gaps during de-stressing operation. क्या कह रहा है मैनुअल हमारा, हमारा मैनुअल क्या कह रहा है कि जो क्लोजर रेल होगी, है कि नहीं, क्लोजर रेल यानी रेल का टुकड़ा ऑफ सुटेबल लेंथ shall be provided at LWR site or sites of SEJ to facilitate adjustment of gaps during de-stressing operation. जब भी आप LWR बिछाएंगे, LWR बिछाने के टाइम पर भी आपका एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर लेंथ होने के बाद आपको उसको डिस्ट्रेसिंग करना है, क्या करना है, उसे डिस्ट्रेस करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्लोजर रेल लगेगी उसके लिए हमें, क्योंकि अभी आपका जो है फिलहाल के लिए एसईजे जो है आपने बिछा तो दिया, लेकिन आप उस डिस्ट्रेसिंग करेंगे तो टुकड़ा वगैरह काटना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजर रेल है। तो यही कह रहा है कि क्लोजर रेल्स ऑफ सुटेबल लेंथ shall be provided at LWR site, that is nothing but sites of SEJs to facilitate adjustment of gaps during distressing operation. अभी डिस्ट्रेसिंग में अभी अगला टॉपिक हमारा तो यहाँ दिख रहा है ना, पैरा 340 341, ये डिस्ट्रेसिंग के बारे में ही है। पैरा 340 है 341 किसके बारे में बात करता है, डिस्ट्रेसिंग के बारे में ही बात करता है। तो उधर पे हम जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गैप एडजस्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लें आप। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है मैनुअल, लेइंग ऑफ वेल्डेड पैनल्स, लेइंग ऑफ वेल्डेड पैनल्स and or welding of joints at site can be done at any time of the year, यानी एलडब्ल्यूआर को साल के किसी भी समय में बिछाया जा सकता है, उनकी वेल्डिंग भी कभी भी की जा सकती है। हावेवर, लेकिन आफ्टर वेल्डिंग इनटू sufficiently long panels of about 1 kilometer or longer, यानी आप एलडब्ल्यूआर के जो लंबे लंबे पैनल कभी भी बिछा सकते हैं, कभी भी वेल्डिंग कर सकते हैं साल भर में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, जब उसकी लंबाई 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो जाए, वेल्डिंग करते करते हमने मान के चलो 4 पैनल वेल्ड कर दिए, 1 किलोमीटर हो गया, 5 पैनल कर दिए, 1.25 किलोमीटर हो गया, तब क्या करेंगे, उस वक्त क्या करना पड़ेगा, डी स्ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डी स्ट्रेसिंग शैल बी अंडरटेकन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके। आपने 1 किलोमीटर या उससे लंबा का आपका पैच हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। लेइंग की बात चल रही है, बिछाने की बात चल रही है, सेक्शन में पहले से पड़ा हुआ एलडब्ल्यूआर अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वहां तो होता ही है, यहाँ अब हम बिछा रहे हैं, हम नया एलडब्ल्यूआर बिछा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि जब 1 किलोमीटर या उससे लंबा जब हमारा एलडब्ल्यूआर हो जाए तो डिस्ट्रेसिंग हमें करना है, जल्द से जल्द करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मैनुअल, ये पढ़ लेते हैं, पैरा पॉइंट नंबर 4। आगे क्या कहता है मैनुअल, अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। हमारा मैनुअल दोनों तरीके से बात करता है, एक आइडियल सिचुएशन की बात करता है, उसके बाद में प्रैक्टिकल बात करता है। किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी है, अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वेयर डिस्ट्रेसिंग कुड नॉट बी डन सून आफ्टर एंड नॉट लाइकली टू बी डन विद अ रीजनेबल पीरियड, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, फील्ड सिचुएशन ऐसी है कि हमने जो है डिस्ट्रेसिंग तुरंत एलडब्ल्यूआर बिछाने के बाद, बड़े बड़े पैनल बनने के बाद हमने नहीं किया, या काफी कुछ समय तक के लिए करना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए क्या कहता है, अ स्ट्रिक्ट विजिल शैल बी मेंटेन ऑन द प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर्स। क्या किया जाएगा, फिर रेल तापमान के ऊपर बिल्कुल सख्त निगरानी रखी जाएगी। स्ट्रिक्ट विजिल शैल बी मेंटेन ऑन द प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, तो जो भी रेल टेम्परेचर होगा उसके ऊपर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एंड if the rail temperature rises more than 20 degrees Celsius, if the rail temperature rises more than 20 degrees Celsius above what, above the rail temperature at which welding of rail or laying of panel was done। इसको अच्छे से समझ लें आप लोग, पीछे की चीजें क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। क्या कह रहा है, अगर हम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर रीजनेबल टाइम पे अगर हम लोग डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे, जो पॉइंट नंबर 3 में कहा था, यानी 1 किलोमीटर के लंबा हो गया लेकिन हम डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे, तब क्या करना, सख्त निगरानी रखे, अ स्ट्रिक्ट विजिल शैल बी मेंटेन। क्या कह रहा है,
सख्त निगरानी रखे, मेंटेन ऑन द प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, यानी जो टीपी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, उस पर निगरानी रखी जाए। और जब रेल टेम्परेचर, इफ द रेल टेम्परेचर राइजेस मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस above the rail temperature at which welding of rails or laying of panel was done, यानी जब बिछाया गया था या जब वेल्डिंग की गई थी, जिस तापमान पे हमने एलडब्ल्यूआर बिछाया, ये जिस तापमान पे हमने उसकी वेल्डिंग की, अगर उससे 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाए, तब क्या करेंगे? तब हमारा मैनुअल कहता है क्या करेंगे? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग शाल बी अंडरटेकन। तो टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग हम लोगों को करना होगा। कि टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग क्या होती है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग शाल बी अंडरटेकन at a temperature, rail temperature of 10 degree Celsius below the maximum rail temperature likely to be attained under final distressing। यानी कि जो फाइनल डिस्ट्रेसिंग हम आगे करने वाले हैं, तो जिस टेम्परेचर पे करने वाले होंगे डिस्ट्रेसिंग, उससे 10 डिग्री कम पर क्या कह रहा है? अगर टेम्परेचर, देखिए इसको जरा कंफ्यूज ना हो आप लोग, आसानी से समझे इसको। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से चीजें समझना आसान हो जाती है। सपोज हमने सपोज हमने 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक एग्जांपल इसे 35 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो है एलडब्ल्यूआर को बिछाया था। तब रेल टेम्परेचर क्या था? रेल टेम्परेचर हमारा था 35 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने वेल्डिंग पैनल बढ़ाते चला जा रहा हूं, बढ़ाते चला जा रहा हूं, अब ये टेम्परेचर शूट अप हुआ, ठीक है, और ये चला गया 55 डिग्री सेल्सियस। कितना? 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया। तब क्या कह रहा है कि अब आप क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग। टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग आपको करनी पड़ेगी, ऐसा कह रहा है मैनुअल। क्या करें आप? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करें, ठीक है। अब टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग किस तापमान पे करें? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग किस तापमान पे करें? अब सवाल ये उठता है। तो टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग के लिए कह रहा है कि आपके सेक्शन का जो भी फाइनल डिस्ट्रेसिंग का टेम्परेचर होगा, उससे 10 डिग्री कम पर। फॉर एग्जाम्पल, उस सेक्शन का टीडी, अगर अभी यहाँ पे फिर आगे नहीं कुछ फिक्सियस वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज उस सेक्शन का फाइनल डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, जिसको मैं बोलूंगा टीडी, सपोज वहां का टीडी है फॉर एग्जाम्पल से 48 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एग्जाम्पल है सिर्फ ये, इट कैन बी एनीथिंग। 48 डिग्री सेल्सियस। अब 48 डिग्री सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर है टीडी, तो टीडी माइनस 10 पे करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? टीडी माइनस 10। तो हम लोग कहां पर टेम्परेरी डिस्ट्रेसिंग करेंगे? टीडी माइनस 10, यानी ये टीडी माइनस 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा? टीडी माइनस 10 वो हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस। अरे बस समझे क्या करेंगे? अब ये जो टेम्परेचर जब आएगा, ये टेम्परेचर पे हमें क्या करना है? टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करना है। इज इट क्लियर? कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने पैनल बिछाया, वेल्डिंग किया, उस टेम्परेचर से जब 20 डिग्री से ज्यादा, 20 डिग्री और से ज्यादा टेम्परेचर जब राइज हो जाएगा, अब वहां पर आगे काम नहीं करना। अब आपको जरूरी हो गया कि यहाँ पर टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग की जाए। आगे आप पैनल लंबे और नहीं बढ़ाएंगे, आप वेट करेंगे, देखेंगे हमारे सेक्शन का जो मैक्सिमम फाइनल डिस्टेंसिंग जो हम करने वाले हैं, क्या टेम्परेचर पे करने वाले थे, तो वहां मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 48 डिग्री सेल्सियस। तो 48 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा 10 डिग्री नीचे जब टेम्परेचर आएगा, उस वक्त में क्या करूंगा? टेम्पररी डिस्टेंसिंग करूंगा, ठीक है। ये सर 35 से 55 सर टेम्परेचर अपने आप कैसे हो जाता है सर? जैसे कि नहीं नहीं, सुनिए मेरी 35। बात, मैं हाँ। बताता हूँ आपको। 35 से 55 ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आपने जो है, आपने पैनल का, अभी हम लोग का ये तो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है ना, एक दिन का तो काम नहीं है। हमने मान के चले कि अगर डाला, आपने किसी दिन डाला, 4 दिन पहले एक पैनल डाला, उसके बाद में डाला, हमारा ईओआर रेक आता रहता है, हमने पैनल खाली करते चले गए। हम रोज 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 जो है पैनल को बिछाते चले जाए, वेल्डिंग टीम लगा के वेल्डिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। तो अब वो कह रहा है कि सबसे बेस्ट तो ये है कि आप जो है 1 किलोमीटर हो, 1.25 किलोमीटर हो, आप जो है डिस्टेंसिंग कर दें। लेकिन अगर हमने नहीं किया और गर्मी का मौसम है, तो टेम्परेचर शूट होते चला जाता है, तापमान बढ़ते चला जाता है। जब मैंने बिछाया था 15 दिन पहले, मान के चलो, उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, अब गर्मी बढ़ गई।
गर्मी बढ़ेगी तो रेल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा वो कह रहा है कि अगर 20 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तापमान, तब आपको टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करना है। ये चीज मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है यहाँ जो उन्होंने बताया उसके लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मैनुअल, आगे क्या कह रहा है सिमी, आगे कहता है इफ द रेल टेम्परेचर कम्स डाउन अप्रिशिएबली। अब जो रेल टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए। ठीक है, अगर मेरे सेक्शन का रेल टेम्परेचर हद से ज्यादा ड्रॉप हो जाए, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। अब इसके लिए जो है कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की क्राइटेरिया वो अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है, फाइनल डिस्टेंसिंग शैल बी डन आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक हैज बीन अचीव्ड। क्या कह रहा है, फाइनल डिस्टेंसिंग, अभी तो हमने जो डिस्टेंसिंग की टेम्पररी डिस्टेंसिंग की, ताकि ये जो पैनल बिछाए गए हैं इनके अंदर कोई बकलिंग ना हो, इनके अंदर कोई फ्रैक्चर ना हो, इसके लिए किया गया था मौसम के हिसाब से। लेकिन अभी जो कह रहा है कि जब आपका एक एसईजे से आपने स्टार्ट किया था, आप बिछाते गए बिछाते गए बिछाते गए, देखिए इसको आपको समझना होगा अच्छी तरह से कि यह बात किस चीज की हो रही है, लॉन्ग रन की बात हो रही है यहाँ पे। कि मैं यहाँ पे नीचे एक डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे आप समझे, यहां से मैंने काम शुरू किया और ये यहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरी एक ऐसी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हम्म, समझो यहाँ पे मेरा एक एसईजे है, और एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे मेरा एक एसईजे है और अगला एसईजे मेरा यहाँ पर आ। ठीक है, मैं ऐसे ये दोनों एसईजे हमने बिछा दिए ना, हमको क्या कहा था कि पहले से दोनों एसईजे बिछा देते, एक एसईजे हमने यहाँ डाल दिया, अगला एसईजे मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, दो एसईजे हमने डाल दिए। अब मैं यहाँ से काम करते आ रहा हूँ, एक पैनल, एक मतलब 10 रेल पैनल का एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, समझो एक लंबा पैनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। अब क्या कह रहा है मैनुअल, अब क्या कह रहा है मैनुअल कि आप इतना जो पोर्शन है इसका क्या करेंगे, टेम्पररी डिस्टेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग हमको करना होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है तो। लेकिन इसके बाद में फिर बाद में हमारा जो है, आगे हमने और पैनल बनाए और हम यहाँ तक धीरे धीरे हम पहुंचते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद में बीच में अगर जो इसकी जो भी लंबाई होगी, इसकी जो कुछ भी लंबाई होगी, बीच बीच में हम लोग इस पैनल को जोड़ते गए वेल्डिंग करते गए। यहाँ पे हमने, यहाँ पर हो सकता है कि एक बार टेम्परेरी डिस्टेंसिंग यहाँ करनी पड़ी, हो सकता है यहाँ दूसरी बार करनी पड़ी होगी, बोल नहीं सकते ना कितना दूर होगा दूसरा एसईजे, पता नहीं। ये सब आपने कितनी बार भी टेम्परेरी डिस्टेंसिंग की होगी, लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है, आखिरी में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल डिस्टेंसिंग, फाइनल डी स्ट्रेसिंग, फाइनल डिस्टेंसिंग हमको करना पड़ेगा। अब फाइनल डिस्टेंसिंग करने के लिए क्या कह रहा है, आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक हैज बीन अचीव, जो भी हमने ट्रैक बिछाया था उसका कंसोलिडेशन हो गया हो। ना व्हाट इज मीन बाय दिस कंसोलिडेशन, ये एक अलग सवाल आ गया। व्हाट इज मीन बाय कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जो है वो सिंपली अगर हम लोग बोले तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो है ट्रैक है, ट्रैक हमने जब बिछाया, रेलवे ट्रैक हमने बिछाया तो उसके अंदर हमारी रेल होती है, स्लीपर होता है, हमारा जो है बलास्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब आप जब पैनल के पैनल बदली कर रहे हैं, एलडब्ल्यूआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा जो है पूरा ट्रैक स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हो गया होगा गाड़ियां चलते चलते, या डायनामिक ट्रैक स्टेबिलाईजर से हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं, यानी नेचुरली नेचुरली ट्रैक को सेटल होने देते हैं। हमने टैंपिंग मशीन से टैंपिंग जरूर कर दी होगी, लेकिन उसको धीरे 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 सेटल होने देना है और उसके बाद में उसका डैम्पिंग मशीन वगैरह चला के वो प्रोफाइल आपका मेंटेन होगा। जब ये
एक लिमिट तक सेटल हो गया तो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल डिस्ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है। ये सर डी स्ट्रेसिंग होता क्या चाहिए सर, और करते क्यों है सर? अभी अभी इसके बाद का पॉइंट, इसके अब आगे डिस्ट्रेसिंग ही है और क्यों करते हो वो दोनों आ जाएगा इसके अंदर। आगे ये जो पैरा 337 में ना 340 341 के अंदर है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़े टाइम पे आगे हम लोग मिल जाएगा हमको ये। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हम लोग। कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग। ट्रैक की कंसोलिडेशन की अभी हमने बात की, अगर कंसोलिडेशन किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। क्या कह रहा है मैनुअल, देखें आप इसको। मैनुअल बोलता है कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग। इस तरीके से कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजों के बारे में बात किया है। एक उसने बात किया है फॉर एग्जिस्टिंग ट्रैक, पहला बात हो रही है एग्जिस्टिंग ट्रैक, और दूसरा हमारा है नया ट्रैक, न्यूली लेड ट्रैक। तो ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग के बारे में बात कर लेंगे, यानी जो हमारा पहले से ट्रैक बिछा हुआ है। फॉर एग्जिस्टिंग ट्रैक where maintenance activity involving disturbance to ballast compaction has been undertaken. For existing track where maintenance activity involving disturbance to ballast compaction और tamping operation has been undertaken. इसको ऐसा समझ के चलेंगे कि ऐसा काम जो existing track है वहां पर ऐसा मेंटेनेंस का काम, कुछ वो मेंटेनेंस का काम किया गया हो जिसकी वजह से हमारा ट्रैक क्या हुआ है, हमारा जो बलास्ट डिस्टर्ब हो गई है, हमारी बलास्ट डिस्टर्ब हो गई है। मिसाल के तौर पर हम कैसा, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ। हमने किया है डीप स्क्रीनिंग। डीप स्क्रीनिंग यानी कि मशीन से करते हैं तो हमारा बीसीएम मशीन होता ना, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली। डीप स्क्रीनिंग किया तो उसमें लिखता मैं बीसीएम किया, बीसीएम चला। आप क्या किया आपने, डीप स्क्रीनिंग किया विद द हेल्प ऑफ बीसीएम। इसी तरीके से हमने चला दिया टीआरटी, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन, जो क्या काम करती है, काम तो उसका सीटीआर का है, लेकिन आमतौर पे हम लोग इसको टेम्पररी स्लीपर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल के लिए कर लेते हैं ना, पूरे के पूरे स्लीपर बदली करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे कुछ काम, एफआरएम चला दिया, शोल्डर वगैरह डिस्टर्ब कर दिया, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे काम है। तो क्या कह रहा है, फॉर एग्जिस्टिंग ट्रैक वेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी, ऐसा मेंटेनेंस का काम किया गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वॉल्विंग डिस्टर्बेंस टू बलास्ट कॉम्पैक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरीके से और भी एक्टिविटी है, जैसे कि लिफ्टिंग, लिफ्टिंग कर दिया हमने, लोअरिंग, ये सब के अंदर बलास्ट कॉम्पैक्शन हमारी जो है अफेक्ट हो जाती है। कुछ एक नाम मेरे ध्यान में मैं लिख दे रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई काम जिसके अंदर बलास्ट कॉम्पैक्शन डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो उसमें कंसोलिडेशन कब होगा, कंसोलिडेशन कब अचीव होगा, कितना अचीवमेंट मतलब कब आएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कंसोलिडेशन ट्रैक कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग। तो कह रहा है एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए, फॉर द ट्रैक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कंक्रीट स्लीपर, यानी कि कंक्रीट स्लीपर का ट्रैक हो, ट्रैक स्ट्रक्चर किसका हो, कंक्रीट का स्लीपर हो, एटलीस्ट पैसेज ऑफ एटलीस्ट 50,000 ग्रॉस टन्स ऑफ ट्रैफिक, 50,000 ग्रॉस टन ट्रैफिक पास हो गया, या 2 साल का समय बीत गया। रनिंग लाइन है जहां पर गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर या तो 50,000 टन ट्रैफिक पास हो जाए उस पैच पे से, या फिर दो दो दिन, सॉरी मैंने 2 years बोल दिया, सॉरी, 2 दिन का समय बीत जाए, पीरियड ऑफ 2 days, विच एवर इज लेटर। यानी कि क्या है, क्या कहा उसने, क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, कि अगर 50,000, 50,000, 50,000 टन ग्रॉस टन की बात हो रही है, मिलियन टन की नहीं बात हो रही है, 50,000 ग्रॉस टन की बात हो रही है, ये इतना ट्रैफिक पास हो जाए, या फिर हमने जो काम किया होगा उसको काम होके 2 दिन हो गया हो, इनमें से दो जो भी परिस्थिति बाद में आए। यानी कि 50,000 टन ट्रैफिक पास हो गया लेकिन 2 दिन नहीं हुआ, 1 दिन में 1.5 दिन में हो गया, तो भी मैं 2 दिन रुकूंगा। या ये कहो कि 2 दिन तो बीत गए लेकिन 50,000 नहीं हुए, 35,000 ही हुए, 40,000, तो एक आधा दिन और रुक जाएंगे।
यानी दोनों की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। विच एवर इज लेटर का मतलब यही है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 50,000 ग्रॉस टन 2 days, इनमें से जो भी जो है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम अज्यूम करेंगे कि मेरे इस ट्रैक का कंसोलिडेशन हो चुका है। दूसरा दूसरा ये जो हमने पढ़ा ना अभी, ये जो गाड़ियां पास हो रही 50,000 ग्रॉस टन और 2 दिन, ये तो हमारा जो ट्रेन पास होती है ना हमारी, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, जो भी ट्रेन हो, उसके चलने से जो उसका जो डेड वेट नॉर्मली जो होता है, डायनेमिक लोड जो होता है गाड़ी चलने से, उससे ये कंसोलिडेशन हुआ 50,000 टन और ये 2 दिन की जो बात हुई इसके लिए। दूसरा हमारे पास एक मशीन है, हमारे पास एक मशीन है डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर, जिसे हम डीजीएस भी कहते हैं। यहाँ पे डीटीएस लिखा है, डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर, इसके डीजीएस भी कहते हैं। एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ स्टेबिलाईजेशन बाय डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर। अगर आपने डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर चला दिया, 1 राउंड वहां से उस पैच से घुमा दिया जहां पर आपने ये काम किया था एग्जिस्टिंग ट्रैक में, तब भी कंसोलिडेशन हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको ना 50,000 ग्रॉस टन के लिए रुकना है, ना आपको 2 दिन रुकना है। लेकिन अगर मेरे पास ये मशीन नहीं है, डीटीएस नहीं है, तो मुझे 50,000 टन और 2 दिन, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। आई गेस सबको समझ में आ गया ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कंसोलिडेशन कैसा अचीव हुआ एग्जिस्टिंग ट्रैक में? 50,000 टन का ट्रैफिक और 2 दिन का समय, विच एवर लेटर, यानी कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हमारा कंसोलिडेशन हो जाएगा। या फिर हमारे पास डीटीएस है, डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर, उसका 1 राउंड उस पैच पे से घुमा दिया जाए, तब वी डोंट हैव टू वरी। हम ये बोलेंगे कि भाई कंसोलिडेशन हो गया। ये था हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए। किसके लिए था? एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए था, एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए था। अब हम आगे बात करेंगे हमारे नए ट्रैक के बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे न्यू ट्रैक के बारे में। तो न्यू ट्रैक के बारे में क्या है इंस्ट्रक्शन, वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग। न्यू ट्रैक के बारे में जस्ट मार्क कर लेता हूं मैं पहले। कह रहा है फॉर न्यूली लेड ट्रैक, यानी सीटीआर कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल या टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, और फ्रेशली डीप स्क्रीन ट्रैक, है ना, ये जो मैंने कंडीशन बोला ना, सीटीआर कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल या थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, या फिर दूसरा बोला फ्रेशली डीप स्क्रीन ट्रैक, यानी कि बीसीएम चलाई गई है, छनाई की गई है, ऐसा जो ट्रैक होगा वहां पर क्या करेंगे? 3 राउंड्स ऑफ, क्या कह रहा है? 3 राउंड्स ऑफ पैकिंग, 3 राउंड पैकिंग करना पड़ेगा, और जिसमें से लास्ट 2 ऑफ विच शुड बी बाय ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन। अब देखो टैंपिंग हमारी जो है ना मैनुअल भी होती है, देखो डीप स्क्रीनिंग हमारी मैनुअल भी होती है और मशीनों द्वारा भी होती है, आगे आएगा वो सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 राउंड पैकिंग होना जरूरी है। अगर नया पैच है जहाँ पे स्लीपर बदली की गई या बीसीएम चलाएगा तो 3 राउंड पैकिंग होना चाहिए। उन 3 में से शुरुआत का मैनुअल भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट के 2, लास्ट 2 ऑफ विच शुड बी बाय ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन, यानी कि टैंपिंग मशीन जो हमारी होती है उससे किया जाए। आई बात समझ में? ये यहाँ पर उन्होंने कह दिया। तो अगर आपने 3 राउंड पैकिंग कर दिया जिसमें से 2 कम से कम, तीनों हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 जो है लास्ट के ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीनों द्वारा किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई कंसोलिडेशन हैज बीन अचीव्ड। कंसोलिडेशन क्या हो गया? हमें हमारा कंसोलिडेशन का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, टेम्पररी स्पीड restrictions as indicated in annexure 3/8 shall be imposed। पहले पढ़ लेता हूं फिर मैं आगे लेके जाता हूं वहां पर। टेम्पररी स्पीड restriction as indicated in annexure 3/8 shall be imposed on the length of track where welded panels are joined by 1 meter long fish plates with special screw clamp or joggle fish plate with slotted grooves and bolted clamps as in figure so and so। फिगर हम देख लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि जहां पर भी हम लोग वेल्डेड पैनलों को जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? ज्वाइंट बाय, वेल्डेड पैनल्स आर ज्वाइंट बाय 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट
विथ स्पेशल स्क्रू क्लैम्प, 1 मीटर लंबी पट्टी क्लैंप द्वारा जोड़ी जा रही है। कोई बोल्ट नहीं किया लगाया जा रहा होल करके, क्लैंप द्वारा जोड़ी जा रही है। आ रही बात समझ में? क्लैंप द्वारा जोड़ी जा रही है। या फिर वेल्डिंग अगर कहीं पर तो जॉगल फिश प्लेट है विथ स्लॉटेड ग्रूव एंड बोल्टेड क्लैंप, यानी कि साधारण पट्टी हो चाहे जॉगल पट्टी हो, जो क्लैंप द्वारा जोड़ी जा रही है। जहां पर अगर होगा हमारे सेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम लोग आम तौर से आम भाषा में हम क्या कहते हैं, कॉशन ऑर्डर इंपोज करना कहते हैं ना। कॉशन ऑर्डर सतर्कता आदेश को कहते हैं, टेक्निकल टर्म उसका है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। तो अभी क्या है, टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना पड़ेगा जहां पर भी हम वेल्डेड पैनलों को हमने वेल्ड अभी नहीं किया, हमने सिर्फ पट्टियां बांधी है और क्लैंप लगा दिए है, या जॉगल पट्टी बांधी है और क्लैंप लगा दिए हैं, ऐसी जगहों पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अब उसके अंदर यहाँ पर दो चीजें दी गई है, ये जो 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 है, ये जो है आपके क्लैम्प्स वगैरह ये सब पट्टियों का डायग्राम है। और ये एनेक्चर 3/8 के अंदर उसके इंस्ट्रक्शंस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों चीजें बारी बारी से देख लेते हैं। पहले हम लोग ये जो डायग्राम्स है ना, इन्हें देख लेते हैं। ये 3.9, ये मैं इसमें तो हाइपर लिंक भी नहीं है, एक मिनट। 3.9 जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, 3.9 फिगर है, वो डायग्राम है। और पेज नंबर देखना पड़ेगा इसका। हाँ यहीं पे मिल जाएगा, चलो थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। 3.14 तक आ गए हम लोग। 3.11 शायद आगे बढ़ गया। 3.8 था, 3.9। इसे रोटेट करता हूँ डायग्राम को, आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, ये खाली डायग्राम आपको समझने के लिए। 1 मीटर लॉन्ग स्लॉटेड फिश प्लेट फॉर क्लैम जॉइंट्स, यानी कि एक फिश प्लेट है जो 1 मीटर लंबी है और उसके अंदर खांचे हैं। आमतौर से फिश प्लेट के अंदर क्या होता है, होल होता है ना। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, होल ना होके, यानी देखो इसको डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझना आसान हो जाएगा। कि 1 मीटर लंबी पट्टी है, ये 1 मीटर लंबी पट्टी है। तो दो तरीका होता है ना, एक होगा कि हम होल कर दें, एक होगा कि हम होल कर दें, सॉरी, एक तो होगा कि हम होल कर दें। यहाँ पे होल नहीं हो रही है, होल रहेगा तो आर पार हमको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हम होल ना करते हुए हम क्या करते हैं, खांचे यहाँ पे स्लॉट बना दिया, यानी थोड़ा सा पंच कर दिया उसको अंदर की तरफ, जहां पर आके आपके क्या लग जाए, आपके क्लैंप आकर बैठ जाए, यानी इंडेंटेशन थोड़ा सा दबा दिया गया उस जगह को, है ना, कॉनकेव बना दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है 1 मीटर, ये 1 मीटर इसकी लंबाई, तो स्लॉटेड प्लेट। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर डायग्राम बनाया जाए, तो डायग्राम से मैं समझाता हूँ आप लोगों को, क्रॉस सेक्शन बाजू में बना के दिखा देता हूँ इसका, तब आप लोगों को ये चीजें समझने में आसान हो जाएगी। मोटा मोटी तौर पे इसका बोलने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेरी रेल है, इस रेल के अंदर होल नहीं है, क्या है, स्लॉट्स बनाए गए, थोड़े से खांचा बनाया गया, यानी कि एक इंप्रेशन बनाया गया, दबा दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाके मुझे क्लैंप लाकर लगाना है। अभी जो क्लैंप कैसा लगेगा वो देख लें आप। वो क्लैंप कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, दोनों तरफ से इसने क्या किया, इसको पकड़ के रखा हुआ है ना। दिस इज टेम्परेरी ना। अब देखो गाड़ी चलेगी, होल तो हुआ नहीं कि आर पार चला गया होगा बोल्ट की तरह, क्लैंप ने क्या किया, दोनों तरफ से इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो जब गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा, तो क्या आएगा, क्लैंप के नीचे बोल्ट्स होते हैं, यहाँ पे बोल्ट्स होते हैं क्लैंप में, ये जो बोल्ट्स होंगे ये लूज होंगे। जब ये लूज होंगे तो क्लैंप की पकड़ ढीली हो जाती है,
है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, गाड़ियों की गति धीमी कर देते हैं। भाई अगर बोल्ट लगा दिया तो आप गाड़ी को रन थ्रू स्पीड में लेकर जाइए, 100 पर लेकर जाइए, 150 पर लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लैंप लगा रखा है पट्टियों को जो बांधने के लिए। हर पॉइंट पर यहाँ पर एक क्लैंप, यहाँ पर एक क्लैंप, ऐसे 6 होल है तो 6 के 6 पर क्या है, हमने क्या किया है, क्लैंप लगा रखा है। अभी जो क्लैंप लगे रखे हुए हैं, ये जो है गाड़ी चलने पे ये लूज हो सकते हैं। तो गाड़ियां, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेम्पररी टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन हम लोग इंपोज कर देते हैं, ताकि गाड़ियों की स्पीड कम होगी तो वाइब्रेशन कम होगा, जब वाइब्रेशन कम होगा तो क्लैंप के लूजनिंग के चांसेस जरा कम हो जाएंगे। ये यहाँ पर 3.9 के अंदर हमें दिया था, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ऊपर उन्होंने 52 kg का बताया, नीचे 60 kg का बताया। हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर 3.9 के बाद 3.10 भी था। 3.10 देख लो आप, देखो यहाँ पर क्लैंप का डायग्राम, यहाँ देखो रेल खाली बनाई थी यहाँ पर, और यहाँ पे पट्टी जो लगेगी ना वो दिखा दिया था। पट्टी देखो, ये रेल थी और ये किनारे का हिस्सा पट्टी था। अब यहाँ पर क्लैंप का डायग्राम बता दिया गया है कि डायग्राम, ये क्लैंप किस तरीके से दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आप दिख रही है अरेंजमेंट में, जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया था, इसने पट्टी को किस तरीके से पकड़ रखा है। मार्किंग कर देता हूँ तो आपको समझना जरा आसान हो जाए कि ये जो है इस तरीके से इसने क्या किया, पट्टी को पकड़ के रखा। यहाँ आप देखिए, आपको ये पट्टी दिखाई देगी, यहाँ आप गौर करें, ये पट्टी है आपकी, ठीक है। और रही बात रेल की, तो ये आपका रेल हो गया ना, कच्चा पक्का। ये समझ में आ गया। तो ये क्लैम के जो है डायग्राम वगैरह, ये हमें उतना डिटेल में, हमको कॉन्सेप्ट समझना, हमें उसमें जाना नहीं है टेक्निकलिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्या है, 3.11, ये एमएस का क्लैंप है। ये कौन सा क्लैंप था, स्क्रू क्लैंप था। ये क्या था, स्क्रू क्लैंप था, ठीक है। और ये जो है एमएस का क्लैंप है। अलग अलग टाइप्स ऑफ, सी क्लैंप भी इसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। 1 मीटर लंबी पट्टी में लगता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अभी ये जॉगल पट्टी है, जहाँ पर वेल्डिंग होती है वहां पे हमको क्या, वेल्ड का कॉलर होता है, तो वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, जॉगल पट्टी लगाना पड़ता है। जॉगल पट्टी कैसी होती है, जॉगल पट्टी, अब ये मेरा रेल का वेब में पहले मार्क कर देता हूँ, रेल का वेब। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेल्डिंग हुई है, तो वेल्डिंग होने से ये हिस्सा मोटा हो गया है, समथिंग लाइक दिस। तो मैं डायरेक्ट साधारण पट्टी नहीं लगा सकता, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जॉगल पट्टी लगाते हैं। तो जॉगल पट्टी कैसी होती है कि जॉगल पट्टी जो है आजू बाजू से तो सीधी रहती है, लेकिन जहां पर वेल्ड का कॉलर आता है वहां से ये क्या हो जाता है, इसका थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, ताकि ये जो उसको टच ना करे, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं जॉगल पट्टी। और ये इसके साथ में आपने जो है क्लैम्प जो है, यहाँ पर भी आपने क्या किया, इसी तरीके से इसको सी क्लैंप हम लोग बोलते हैं, ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो 3.10, फिर ये कौन सा है, स्लॉटेड फिश प्लेट, वही डायग्राम जो मैंने होल होल बताया था, स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब ये रोलर का तो अभी अपना काम नहीं है। अभी हम लोग को एनेक्चर 3/8 में जाना था, जहां तक मुझे याद है। वी हैव टू गो फॉर एनेक्चर 3/8। तो 3/8 डायरेक्ट टाइप करेंगे हम लोग, ना। तो 3/8 कहीं पे आया था अभी, हाँ 3/8 में, ठीक है। 3/8 क्या है, मैंने बोला ना टेम्पररी कॉशन ऑर्डर की बात हो रही थी। तो इसके अंदर क्या चीज है, देखो आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने के लिए आसानी हो जाए। इससे बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई है। हमारे काम का अभी इसके अंदर जो ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ पर हमारे काम का फिलहाल के लिए कौन सा पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला क्या है, व्हेन 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट या स्लॉटेड फिश प्लेट, खांचे वाली, व्हेन 1 मीटर लॉन्ग स्लॉटेड फिश प्लेट विथ स्क्रू क्लैंप या एमएस क्लैंप, स्क्रू क्लैंप और एमएस क्लैंप, या फिर जॉगल फिश प्लेट, दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए दो अलग अलग कलर से कर रहा हूँ। वेल्डिंग होगी तो जॉगल फिश प्लेट होगी,
with bolted clamps are used at a temporary rail joint. कहाँ यूज कर रहे हैं? टेम्पररी रेल जॉइंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब 1 मीटर लंबी पट्टी विद स्क्रू क्लैंप या फिर आपका MS क्लैंप, C क्लैंप से यूज कर रहे हैं, या वेल्डिंग की जगह पर जॉगल फिश प्लेट विद बोल्टेड क्लैंप लगा रहे हैं एट अ टेम्पररी रेल जॉइंट। टेम्पररी रेल जॉइंट किसको बोलेंगे भाई? मेरा LWR है, मेरा LWR है। तो LWR के अंदर हम कहते हैं कि इट शुड बी अ जॉइंटलेस ट्रैक, इसमें कोई जॉइंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे भाई, हमने डाला 260 मीटर का एक पैनल, उसके बाद में लिया एक और 260 मीटर का पैनल। ठीक है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, बाद में वेल्डिंग करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्या? फिलहाल के लिए मैं पैनल डाला, गाड़ी कैसे चलाऊं? तो मैं क्या करूंगा, 260 मीटर के दो पैनल लिया, इनके बीच में मैंने क्या किया, 1 मीटर की पट्टी लगाई, क्लैंप लगाया, टाइट कर दिया। तो क्योंकि इसको बाद में वेल्ड होना है, इसको बाद में वेल्ड होना ऐसा ही नहीं रहेगा, इसलिए हम कहते हैं इसको टेम्पररी रेल जॉइंट। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी रेल जॉइंट। तो क्या कह रहा है, वेन, देखो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इसके अंदर जो है ना बहुत मीनिंगफुल है ये। एक बार मैं और रीड करता हूं। वेन 1 मीटर लॉन्ग स्लॉटेड फिश प्लेट विद स्क्रू क्लैंप एंड MS क्लैंप या फिर जॉगल फिश प्लेट विद बोल्टेड क्लैंप्स आर यूज्ड एट अ टेम्पररी रेल जॉइंट एंड देयर इज 24 हार्स वॉच, यानी कि ये जो जॉइंट है टेम्पररी जॉइंट, इसके ऊपर निगरानी हो। कैसी कैसी निगरानी हो? टेम्पररी जॉइंट के ऊपर कैसी निगरानी हो? टेम्पररी जॉइंट पे निगरानी कैसी हो? 24 घंटा निगरानी हो। कैसी हो? 24/7। टेम्पररी जॉइंट ये जो मेरा है, इसके ऊपर 24 हार्स वॉच है। यानी हमारा कोई ट्रैक मेंटेनर भाई है, वो जो है उसको डेप्यूट कर दिया गया वहां पर उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, अब क्यों रखना निगरानी, पहले ये मैं बता देता हूँ। हमने जैसे डिस्कस किया कि हमने जब यहाँ पर अभी जो दोनों रेलों को जोड़ा है, हमने रेलों के अंदर जॉइंट के अंदर मजबूती तो तब आएगी जब उनके अंदर होल किया जाए, बोल्ट लगा के बोल्ट टाइट कर दिया जाए, फिक्स प्लेटेड जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तब तो पूरा मजबूत हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी होल किया नहीं हमारी रेल के अंदर, हमने क्या किया है, सिर्फ पट्टी लगाई है स्लॉटेड वाली और उधर पे क्लैंप लगा के टाइट कर दिया है। जैसा मैंने कहा, तो क्या होगा जब गाड़ियां चलेगी, जब गाड़ियां चलेगी तो होगा क्या, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन से वो जो क्लैंप की जो बोल्ट्स है वो लूज हो जाएंगे, तो उसे टाइट करना पड़ेगा। तो अगर वहां पर कोई आदमी हमने लगा रखा है 24 आवर्स वॉच, 24 घंटा उस जॉइंट पर निगरानी रखने के लिए कोई वॉचमैन हमने रखा हुआ है, तब गाड़ी मेरी कितनी स्पीड पे पास होगी? तब मेरी गाड़ी क्या स्पीड पे पास होगी? 30 kmph। कितने पर? 30 kmph पे गाड़ी मेरी पास होगी। इसको अच्छे से समझना है। अगर 24/7 वॉचमैन है तभी गाड़ी 30 kmph पे पास की जा सकेगी। अगला क्या कहता है, however if the above arrangement is not under, above arrangement is not under 24/7 watch, क्या बोल रहा है, अरे ये नॉट अंडर राउंड द क्लॉक वॉच, यानी कि निगरानी राउंड द क्लॉक हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास वॉचमैन नहीं है या किसी कारण हम नहीं दे पा रहे। अरे ये जो है, ये जो पट्टियां जो है यहाँ पर 24 घंटा निगरानी रखने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है या हमने नहीं रखा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो 30 kmph था, अब वो 30 नहीं लगेगा, अब उससे कम लगेगा। कितना लगेगा? अब कितना लगेगा? 20 kmph। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 30 नहीं चलेगा भाई, आप क्या करेंगे, 20 kmph लगाएं। ये चीज अच्छे से समझने की है हमें। ठीक है, अगर हम आदमी डेप्यूट करते हैं 30 kmph, नहीं कर पा रहे तो 20 kmph पे चलेगी गाड़ी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इसी के बारे में बात हो रही थी एनेक्स्चर 3/8 में। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन ये अभी हमारे काम का नहीं है, जैसे जैसे जरूरत लगेगी आगे हम जाएंगे। अब हम लोग वापस से हमारे रेफरेंस 337 में चले जाएंगे। ठीक है, तो 337 का पैरा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पैरा 337 जो मैंने आज आपको पढ़ाया, वेल्डिंग ऑफ रेल्स टू फॉर्म LWR, ये हमारा 337 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा गैप एट SEJ है। क्या है? गैप्स एट SEJ, तो उसको भी जरा देख लेते हैं।
यानी एसईजे के अंदर गैप कितना दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि एसईजे के अंदर गैप कितना दिया जाए। तो क्या कह रहा है मैनुअल, पैरा 338 गैप एट एसईजे में, द थर्मल फोर्स इन एलडब्ल्यूआर, थर्मल फोर्स इन एलडब्ल्यूआर एज पर एज शोन इन पैरा 335। पैरा 335 हमने कल पढ़ा था, आपको थोड़ा मैं पीछे लेकर जाता हूँ, देख लेने आप। कल हमने इसको पढ़ा था, थर्मल फोर्स के बारे में। एलडब्ल्यूआर के अंदर आता है, क्या आता है, थर्मल फोर्स कितना आता है, P इक्वल E अल्फा टी ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू E अल्फा टी। तो वहां पर उसको फोर्स में कन्वर्ट किया तो E अल्फा टी हो गया। तो उसका कल हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह, तो मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह हमने देखा हुआ था। जो थर्मल फोर्सेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, ये पूरा हमारा जो यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी हमने कल देखा था कि ब्रीदिंग लेंथ, नॉन ब्रीदिंग लेंथ, क्या फोर्सेस किस तरीके से होते हैं, तो उनके बारे में क्या कह रहा है मैनुअल, क्या कह रहा है कि द थर्मल फोर्सेस इन एलडब्ल्यूआर एज शोन इज टू बी रेजिस्टेड बाय सुटेबल ट्रैक स्ट्रक्चर। जो भी थर्मल फोर्स जनरेट हो रहा है, फिर से देख लो, थर्मल फोर्स का डायग्राम यहाँ पर है, क्या है, P इक्वल्स E अल्फा, ए अल्फा टी या E अल्फा टी, एक ही चीज है। ये जो भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, इसको रेजिस्ट करना है, किसको रेजिस्ट करना है, ट्रैक रेजिस्टेंस द्वारा इसे रेजिस्ट करना है। तो थर्मल फोर्सेस इन एलडब्ल्यूआर एज शोन इन पैरा इज टू बी रेजिस्टेड बाय व्हाट, बाय सुटेबल ट्रैक स्ट्रक्चर। ठीक है। अकॉर्डिंगली द गैप एट एसईजे डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इसके लिए एसईजे में गैप जो होता है, ये फॉलोइंग फैक्टर पे इनके ऊपर होता है। क्या है वो फैक्टर्स, पहले वो बात हो रही है लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स। पहली बात हो रही है लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स, यानी कि स्लीपरों की अलोंग द लेंथ जो रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है बलास्ट द्वारा, लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स। यानी कि मेरा ट्रैक अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि सपोज, एक मिनट, कच्चा पक्का समझा, अभी आपका आपका ट्रैक है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा ट्रैक है, और मान के चलें इसके अंदर ही हमारी दो रेलें आ गई, क्या है मेरे, ये रेलें आ गई। ठीक है, इसके बीच में मुझे बलास्ट जो है भरना होगा, ठीक है नहीं, क्रीप बलास्ट। यहाँ मेरा बोलने का मतलब क्या है, लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट की जब बात आ रही है, तो कौन सी बलास्ट का रोल आएगा, ये समझने की चीज है यहाँ पे। द थर्मल फोर्सेस इन एलडब्ल्यूआर एज शोन फॉलोइंग फैक्टर, तो पहला है लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस, लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स, तो ये जो है क्रीप बलास्ट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ वैल्यू दी है, टेकन एज 13.28 और 13.74 kg पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर फॉर पीएससी स्लीपर ऑफ डेंसिटी 1540। यानी कि अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर्स पर किलोमीटर है, तो लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या होगा 1540 के लिए 13.28, कितना होगा 13.28। लेकिन लेकिन अगर स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर है, स्लीपर डेंसिटी कितनी है 1660 पर किलोमीटर, तब ये रेजिस्टेंस कितना होगा 13.74। आ रही बात समझ में, 1540 जब स्लीपर डेंसिटी है, तो लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस कितना होगा 13.28 kg पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर। ये यूनिट है बलास्ट रेजिस्टेंस, लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस की यूनिट है। अगर स्लीपर डेंसिटी 1540 रहेगा पीएससी स्लीपर में, तो इट विल 13.28 kg पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर। और अगर स्लीपर डेंसिटी जो है 1660 हो गई, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लीपर्स आर मोर, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब वो हो जाएगा 13.28 से बढ़ के 13.74 kg पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर, विच इज इंडिकेटिव एंड कैन वेरी एज टू साइड कंडीशन। ये इंडिकेटिव वैल्यूज है,
लेकिन साइट कंडीशन के हिसाब से इट कैन वेरी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अभी कैसा कैलकुलेट किया 13.28 13.74, दैट इज नॉट आर लुकआउट। हमको खाली इतना पता है कि भाई ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा गैप एसईजे में दूसरे फैक्टर क्या है? पहला तो हो गया लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर, दूसरा फैक्टर इसमें है हमारा एरिया ऑफ रेल सेक्शन। इसको सिंपल आप समझ लेंगे कि इसको ऐसा समझते हैं कि समझो अगर 52 केजी की रेल है तो उसकी एरिया कम होगी, और अगर 60 केजी की रेल है तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो जितना एरिया रेल का ज्यादा होगा उतना उसके अंदर मेटल ज्यादा, और उतना ज्यादा जो है थर्मल डिस्टर्बिंग फोर्सेस ज्यादा। हमारी बात समझ में? अगर 52 केजी की रेल है और एक 60 केजी की रेल है, एक ही जगह पे समझो दो अलग अलग ट्रैक, एक 52 केजी का एक 60 केजी का है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे 52 केजी का रिलेटिवली कम है, तो उसके अंदर जो है डिस्टर्बिंग फोर्सेस कम डेवलप होंगे। लेकिन अगर 60 केजी की है तो उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर मेटल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, तो उसको गैप वगैरह देने के लिए उसके कैलकुलेशन लीनियर मूवमेंट अपने को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं ऑफ रेल स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेल स्टील, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर रेल स्टील, कोएफिशिएंट यानी थर्मल लीनियर एक्सपांशन फॉर रेल स्टील यानी थर्मल एक्सपांशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर रेल स्टील। अगला पॉइंट है, अगला फैक्टर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द de-stressing टेम्परेचर एंड प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, यानी कि हम जो ये एसीजे बिछा रहे हैं, de-stressing टेम्परेचर और प्रिवेलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? de-stressing टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं टीडी से, किसे कहते हैं? डीडी से। और प्रिवेलिंग टेम्परेचर यानी जिस वक्त मैं काम कर रहा हूँ उस वक्त का टेम्परेचर, उसको प्रिवेलिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हैं टीपी। तो de-stressing टेम्परेचर और प्रिवेलिंग टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, ये भी एक फैक्टर है एसईजे के गैप के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनिशियल गैप एट एसईजे de-stressing टेम्परेचर, यानी कि जब आपका टेम्परेचर टीडी है उस वक्त एसईजे में गैप आपने कितना दिया हुआ है। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये क्या है? फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं हमारे। इसके अलावा भी कुछ है क्या, देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट टाइम, बस इतने ही है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर है? थर्मल फोर्सेस इज टू बी रेजिस्टेड बाय सुटेबल ट्रैक्स अकॉर्डिंगली द गैप एट एसईजे डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। एसईजे का गैप किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? गैप एट एसईजे डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर डेंसिटी कम रहेगी तो लॉन्जिट्यूडल बलास्ट रेजिस्टेंस कम रहेगा, स्लीपर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा होगा। यहाँ पर कुछ इंडिकेटिव वैल्यू दिया गया है, जैसे कि 1540 तक अगर स्लीपर डेंसिटी है पीएससी स्लीपर पर तो 13.28 केजी पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर, 1660 है तो 13.74 केजी पर सेंटीमीटर पर रेल पर स्लीपर है। अगला फैक्टर है एरिया ऑफ रेल सेक्शन, रेल सेक्शन जितना लाइटर होगा उतना जो है अपना गैप एसईजे में उतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जितना हैवी सेक्शन होएगा उतना मूवमेंट ज्यादा है तो उसको गैप ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेल स्टील, जो रेल हमारी है जिस स्टील की बनी गई है बनाई गई उसका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपांशन फॉर रेल स्टील, यानी थर्मल एक्सपांशन के हिसाब से तो कोएफिशिएंट ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो है ये जो हमने एसईजे वगैरह हमने बिछाया है ये जो है डिस्टेंसिंग टेम्परेचर से प्रिवेलिंग टेम्परेचर, यानी जिस वक्त ये काम कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं टीपी माइनस टीडी या टीडी माइनस टीपी। अगर डिस्टेंसिंग टेम्परेचर ज्यादा प्रिवेलिंग टेम्परेचर कम तो टीडी माइनस टीपी, लेकिन प्रिवेलिंग टेम्परेचर ज्यादा टीडी कम है तो टीपी माइनस टीडी। और एसईजे कब बिछाया गया था? इनिशियल गैप टीडी पर बिछाया गया था तो उस वक्त गैप क्या था? जब एसईजे हमने बिछाया था डिस्टेंसिंग टेम्परेचर टीडी पर तो उस वक्त गैप क्या था? इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा, क्या डिपेंड करता है? हमारा गैप इन एसईजे। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है हमारे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो है ए पॉइंट नंबर ए के अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर 338 में
थर्मल फोर्सेस जो है आपके किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्ट किया जाता है, और उसके लिए एसईजे के गैप के क्या फैक्टर्स क्या है, जिसमें हमने पढ़ा लॉन्जिट्यूडनल बलास्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्लीपर्स, एरिया ऑफ रेल सेक्शन, modulus of elasticity for rail steel, coefficient of linear expansion for rail steel, difference between de-stressing temperature and prevailing rail temperature of LWR, और initial gap at SEJ at de-stressing temperature। ये इतने हमारे फैक्टर्स यहाँ पर थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट बी क्या है कि एसईजे में गैप क्या दिया जाए, एसईजे में गैप क्या दिया जाए। तो क्या कहता है हमारा मैनुअल, गैप एट एसईजे, gap at SEJ shall be adjusted at the time of de-stressing of LWR CWR as under। यानी जब भी हम लोग de-stressing करेंगे LWR की, तो कितना गैप दे, तो रेल सेक्शन चाहे 52 kg का है चाहे 60 kg का, आज की तारीख में दो ही रेल सेक्शन है हमारे पास, दोनों ही परिस्थिति में हमको गैप 40 mm देना है। लेकिन वो 40 mm किस टेम्परेचर पे देना है वो मैटर करता है, वो टेम्परेचर कितना हो, टीडी डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर, मेरे सेक्शन का जो डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर होगा उसके ऊपर हम लोग जो है 40 mm का गैप देंगे। अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे टीडी क्या है क्या नहीं है, ये सारे टेम्परेचर के बारे में हम लोग एक लेक्चर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जब टेम्परेचर टीडी होता है, डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर होता है, तो हम लोग गैप कितना देंगे, 40 mm का गैप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर गैप्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीजे, for gaps at different types of SEJ and its laying and measurement figure number so and so may be referred to। ठीक है, क्या है ये फिगर नंबर 3.17181920 में भी रिफर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसीजे, अब अलग अलग टाइप्स ऑफ एसीजे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जरा उसको देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीजे अवेलेबल विद अस। 3.17 ना, 3.17, देखो इसको मुझे डायग्राम को रोटेट करना पड़ेगा। 3.17 है नहीं, यस। ये देखिए हमारा कन्वेंशनल या जिसको हम लोग ऑर्डिनरी एसीजे बोलते हैं, ये वो है। इसको जरा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और इसको मुझे जरा अलग अलग कलर से मार्किंग करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कल कोई पूछ भी रहे थे ना, तो ये चीज भी अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये जो जंक्शन है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये देखो, मैं पहले पूरा मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस डायग्राम मार्किंग, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। आई विल यूजिंग टू डिफरेंट कलर्स हियर। लाल वाली हमारी जो है टंग रेल है, ब्लू वाली स्टॉक रेल है, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो मैं यहाँ पे करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा जानबूझ के पर्पसफुली मैं स्टॉक रेल को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये इधर पे इस तरीके का अरेंजमेंट है कि रेड वाली मेरी टंग रेल है और ब्लू वाली मेरी स्टॉक रेल है। स्टॉक रेल नॉन गेज फेस साइड में बाहर की तरफ निकल के चली जाती है कुछ इस तरीके से, और टंग रेल मेरी अंदर तरफ रहती है। तो हमारी जब गाड़ी चलेगी ना, जब हमारी ट्रेन चलेगी, तो ये अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ गाड़ी का चक्का। ठीक है, ये गाड़ी का चक्का है, ये चल के आ रहा है, तो इसको क्या चाहिए, ये गेज फेस मैच चाहिए, क्या चाहिए,
गेज फेज बिल्कुल इसको मैच करके चाहिए, गेज फेज को क्लियर चाहिए। तो टंग रेल स्टॉक रेल गेज फेज साइड से दोनों एक ही लाइन में होती है, और जो स्टॉक रेल होता है बाहर की तरफ से, नॉन गेज फेज साइड से वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। क्योंकि मेरी गाड़ी का चक्का होता कैसा है, व्हील होता कैसा है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, व्हील के जो ट्रेन की जो व्हील होती है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसको मैं कहूंगा ट्रेड बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रेड यानी ये हिस्सा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, TREAD, ट्रेड, TREAD, सॉरी, TREAD, ट्रेड। और दूसरा जो हिस्सा है जिसको मैं यहाँ पर अलग कलर से मार्क करता हूँ, वेट, ब्राउन कलर से जो मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो जो कॉलर जैसा निकला है ना पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैंज कहते हैं। तो ट्रेड और फ्लैंज दो चीजें होती है। क्या होती है, एक होता है ट्रेड यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जो आपके रेल के हेड पे गाड़ी चलती है जिसकी वजह से, ये ट्रेड कहलाता है। और जो हिस्सा गेज फेस को पकड़ के चलता है उसको बोलते हैं फ्लैंज। अब हमारी ट्रेन के अंदर फ्लैंज अंदर की तरफ ही होता है, व्हील में दोनों तरफ नहीं होता। तो जो अंदर की तरफ होता है वो स्मूथली पास हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेज फेस जिसको हम कहते हैं बिल्कुल स्मूथ एक लाइन में रखते हैं, और नॉन गेज फेस साइड में इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डिनरी एसईजे या साधारण एसईजे जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन की डायरेक्शन दिखा रहा है, कैसा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ऑन डबल लाइन। तो गाड़ी पहले मेरी किधर जाएगी, पहले स्टॉकरेल से जाएगी, उतरेगी, और फेसिंग टंगरेल शुड ऑलवेज बी इन फेसिंग पोजीशन। कैसा होगा, टंगरेल फेसिंग कंडीशन में होगा। आ रही बात समझ में। तो यानी जब ट्रेन मेरी यहाँ से जा रही है तो पहले स्टॉकरेल पे रहेगी, और स्टॉकरेल से वो टंगरेल पर आएगी, तो टंगरेल हमारी सामने की तरफ होगी। मैं जरा सा डायग्राम को नीचे की तरफ करता हूं तो आपको ये चीज यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअल डायग्राम है। इसको इन्होंने जूम किया हुआ, ये जो सर्कल यहाँ पे बनाया ना, इसको सेक्शन ए, एक तरफ का जो है इन्होंने डायग्राम बनाया है। तो ये मैं जरा आपको क्लियर करके बता देता हूँ, ताकि जो नहीं समझा होगा तो वो क्लियर हो जाए। इसके अंदर अब हम अगर हम देखेंगे तो ये अभी मैं वापस से, जो मेरी टंगरेल थी ना, टंगरेल और स्टॉकरेल दोनों यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरी टंगरेल हो गई रेड वाली। ठीक है, और अब मैं बनाता हूँ स्टॉकरेल। अब मैं बनाऊंगा स्टॉकरेल। स्टॉकरेल मेरी कैसी है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया है। किसकी वजह से, इन्होंने जो रेल का फुट भी दिखाया ना, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम लोग जो है डायरेक्टली इसको, यानी कि आप इसको यहाँ पे, ये मेन समझने की चीज क्या है कि ये मेरा गेज फेज है। कौन सा मेरा गेज फेज है, ये मेरा गेज फेज है। ठीक है, क्या है मेरा, गेज फेज, गेज फेज है हमारा। ठीक है, तो गेज फेज मेरा जो है, यहाँ पे से गाड़ी हमारी पास हो रही, तो ये टंगरेल स्टॉकरेल एक लाइन में हो और इनके बीच में कुछ गैप है। वो गैप आप देख ले यहाँ पर, देखिए, दिस इज द गैप, दिस इज द गैप। ओके,
ये चेयर प्लेट वगैरह लगी, वो कैलकुलेशन को छोड़ देता हूं मैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरा ये ऑर्डिनरी एसीजे, इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए तो हमारे दोनों तरफ रेफरेंस पेग लगी है, रेल रेफरेंस पोस्ट फिक्स्ड इन ग्राउंड, रेल रेफरेंस पोस्ट फिक्स्ड इन ग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, कैसा लगाया हमने एसीजे को, ये जो टंगरेल की टिप है और ये रेफरेंस पेग है, टंगरेल की टिप और रेफरेंस पेग, तो इनके बीच में जो है सेंटर में ये डोरी है, ये डोरी को मैं पहले मार्क कर देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डोरी हो गई, रेल रेल का खूंटा होता है, रेल का पैग होता है, ये दोनों के बीच में इसे डोरी इस तरीके से हमने बांधी। तो यहां से ये जो डोरी होगा, यहां से 20 mm आइदर साइड, यानी इस डोरी से, समझे आप लोग जरा गौर करके, इस डोरी से ये जो गैप है टंगरेल का, ये 20 mm होगा, और स्टॉकरेल का कॉर्नर, ये जो ब्लू वाला है स्टॉकरेल, इसका कॉर्नर 20 mm होगा, और टंगरेल का टिप जो होगा ये 20 mm होगा, यानी 20-20 दोनों तरफ होगा। ओवरऑल गैप की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल गैप, तो 40 mm जो हमने देखा ना अभी, कितना देना है गैप, 52 kg रेल हो चाहे 60 kg रेल हो, कितना देना है, 40 mm। तो 20 mm इस तरफ, 20 mm दूसरी तरफ, इस तरीके से हमको देना है। इज इट क्लियर? तो 40 mm कैसा देंगे कि मीन जो है, आपने क्या किया, मीन आपका वहां पे मार्क कर दिया है। ठीक है, तो सेंटर मार्क कर दिया, तो 20 mm लेफ्ट में, 20 mm राइट में, इस तरीके से ऑर्डिनरी एसीजे में ये गैप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला डायग्राम क्या है, ये वाला हमने देख लिया, 3 था आई गेस, यस 3.17। नेक्स्ट हमारा 3.18, ये अलग टाइप के एसीजे है। ये क्या है, अलग टाइप के एसीजे, जिसको हम लोग राही एसीजे भी बोलते हैं। राही करके कंपनी है जिसने इस एसीजे को डिजाइन किया था, इसलिए जो है इसको राही एसीजे भी बोलते हैं। इसका ड्राइंग नंबर वगैरह साइड में लिखा हुआ है, इम्प्रूव्ड एसीजे भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको भी आप समझ लें। अब पहले मैं पुरानी वाली एसीजे का जो डायग्राम था ना, उसको मैं लेकर आता हूँ पीछे, ये एसीजे को यही नीचे ही रखता हूँ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया था ना, इसको आप देखें गौर से, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आ गई, ये मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। ये जो मेरी एसीजे है, कन्वेंशनल एसीजे, ऑर्डिनरी एसीजे, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक रेल है, स्टॉक रेल यहाँ से बेंड हुई, फिर यहाँ से बेंड, यानी एस शेप में, ऐसा ऐसा, एक बेंड यहाँ पर, दूसरा बेंड यहाँ पर, ठीक है ना, दो बेंड इसको लग रहा है ना, एक बेंड यहाँ पर, दूसरा बेंड यहाँ पर, दो जगह पे, या फिर यहाँ का हो कि यहाँ ना हो के यहाँ पर, दो दो जगह पे इस पे बेंड, एस टाइप का कर्व बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो एस टाइप का कर्व बनता है, इसकी वजह से क्या होता है कि मेरी जो स्टॉक रेल है वो टूट जाते हैं। हमारे पास, अब इस थोड़े हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमारे पास पहले रेल कौन सी थी, यूटीएस की अगर हम बात करें तो पहले एमएम रेल होती थी, एमएम रेल, एमएम रेल यानी कि 72 यूटीएस, कितना, 72 यूटीएस की रेल हमारे पास पहले हुआ करती थी। वो जो रेलें थी, भले उसकी स्ट्रेंथ जरा कम थी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम थी, लेकिन वो थोड़ी सी रिलेटिवली सॉफ्ट थी, तो वो मोल्डेबल टाइप की थी, यानी कि उसको आसानी से बेंड कर दे, कोई क्रैक नहीं होता था। लेकिन जब हमारा ट्रैफिक बढ़ गया, हम हायर सेक्शन की तरफ, हायर ग्रेड की तरफ गए, तो हमने लाया 90 यूटीएस की रेल, 90 यूटीएस की रेल। अब 90 यूटीएस की रेलें जब आई, तो 90 यूटीएस की एसईजे भी आएगी। जब रेल 90 यूटीएस की, तो एसईजे भी 90 यूटीएस रेल की बनेगी। अलग अलग ग्रेड की रेलें तो हम जोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जहां से बेंड है, यहाँ से हमारी टंगरेलें क्रैक होने लगी। क्या होने लगा, ये देखने को मिला कि भाई अक्सर जो है टंगरेल हमारी क्या हो रही है, दे आर गेटिंग क्रैक्ड। वो जो है यहाँ से और यहाँ से क्रैक हो रही है। अब क्रैक होने के कारण क्या हो रहा है कि एसीजे हमारी जो है टूट रही है, एसीजे हमारा ब्रेक, यानी एसीजे फ्रैक्चर होना शुरू हो गया। तो अब 90 यूटीएस में तो एडवांटेज है भाई कि अपने को जो है अल्टीमेट लाइफ ज्यादा मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ और सिर्फ एसीजे में। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए कि ये जो फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है, इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए। उसके लिए जो एसीजे बनाई गई, जिसे हम कहते हैं इम्प्रूव्ड एसीजे, वो एसीजे में हमने क्या किया मॉडिफिकेशन, वो हमको अभी देखना है, वो हमको अभी देखना है। मैं जरा इसको स्क्रॉल करता हूँ, आपको यहीं पर दिखा देता हूँ मैं। ये इसको हटा देते हैं। यहाँ पर किया क्या गया है, ये अरेंजमेंट का जो है
एनलार्ज वर्जन वो यहाँ पर है, पहले ये डायग्राम देख लो। आई क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। इसको भी मैं अगेन मुझे मार्किंग करना पड़ेगा, इसमें बोल्टिंग किस तरफ है सिर्फ मुझे देख लेने दीजिए। बोल्टिंग इस तरफ, ओके ठीक। इसके अंदर हमने क्या किया है, लेट मी मार्क इट। ये समझो मेरी टंग रेल है, थोड़ा मोटा मोटा मैं बना रहा हूँ डायग्राम ताकि जल्दी हो जाए। और अब यहाँ पे बेंडिंग का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसके अंदर है, टंगरेल के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है स्टॉक रेल के अंदर ना। टंगरेल तो हम तो कर्टल कर देते थे, टंगरेल को बेंडिंग में प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके ऊपर ही कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आप समझे। हमने क्या किया, एक और रेल को लाके ओवरलैप कर दिया, और ये दोनों रेलों को आपस में बोल्टिंग की सहायता से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बोल्ट की सहायता से हमने क्या किया इसको, यहाँ पे कच्चा पक्का आप समझ जाए, खाली यहाँ बताना मकसद, खाली कॉन्सेप्ट है। तो अब ये दोनों रेलें मिलके एक के ऊपर एक, यानी कि एक रेल मेरी ऐसी थी, ये समझो मेरी एक रेल थी स्टॉक रेल, एक रेल थी, इसके ऊपर क्या किया, एक और रेल लाके लगा दिया। अब इनको आपस में क्या कर दिया हमने, बोल्टिंग कर दिया। तो ये दोनों आपस में मिल के ये जो बना है, दिस इज नथिंग बट माई स्टॉक रेल। ये है क्या, मेरा स्टॉक रेल। जो ये यहाँ पे ब्लू कलर में बना है, मैंने यहाँ पे ब्लैक बना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और टंग रेल जैसी थी वैसी की वैसी है। तो दिस इज इम्प्रूव टाइप ऑफ एसईजे। ये किया क्यों गया, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो एस शेप बनाते थे तो दो बेंड आती थी, एक बेंड यहाँ पर आता था, दूसरा बेंड आता था, यहाँ फ्रैक्चर होता था। तो इस फ्रैक्चर को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, बोले यार दो रेलों को आपस में जोड़ देते, बेंडिंग का झंझट ही नहीं, टंगरेल खाली बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ये इसका सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर मेरी टंगरेल यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाती है, गेज फेज वगैरह मैच करके टंगरेल इसके अंदर अकोमोडेट आसानी से हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इम्प्रूव टाइप ऑफ एसईजे का। क्या, कौन सा एसईजे, इम्प्रूव टाइप ऑफ एसईजे। ठीक है, अब इसका एनलार्ज वर्जन अब इसका एनलार्ज वर्जन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो मैंने वहां पर बनाया था वो यहाँ पर भी आपको अब समझ में आएगा आपको डायग्राम। कल कोई पूछ रहे थे एसईजे के बारे में, तो मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाना चाहिए। राजीव रंजन सर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने पूछा था मुझसे। ठीक है नहीं, तो अभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है मेरी टंगरेल। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टॉकरेल। दोनों को क्या किया आपस में, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, दोनों को क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट आपस में जोड़ दिया गया। एक बोल्ट यहाँ लगाया, इसे दिस इज जस्ट स्कीमेटिक, वो जो फील्ड में जो होगा वो अलग बात है। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैं ये निकाल देता हूँ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे रेफरेंस पेग है, बिल्कुल पहले वाले डायग्राम की तरह। आप गौर करके देखेंगे ना, यहाँ पर भी रेफरेंस पेग है। देखिए ये रेल का खूंटा यहाँ पर, और दूसरा खूंटा जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं खाली डायरेक्ट लाइन खींच रहा हूँ। सॉरी, विड्थ बहुत ज्यादा हो गया, एक मिनट, लाइन का विड्थ कम करेंगे हम लोग। ठीक, ये यहाँ से हमने डोरी बांधी, यहाँ पर भी 40 mm का गैप देना है। दिख रहा नहीं शायद मुझे, आपको मुझे लग रहा है कि ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आई विल टेक सम अदर कलर, से आई विल टेक रेड ही ले लेते हैं, रेड आसानी से दिख जा रहा है ना, रेड कलर। तो ये जो है यहाँ पर आपका ये डोरी बांधी है रेफरेंस,
इधर से टंगरेल का मुंह इधर पीछे है, यहाँ स्टॉकरेल इधर पीछे है। तो टोटल 40 देते डोरी से, यहाँ पर 20, लेफ्ट में दूसरी तरफ 20, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 का गैप हो जाएगा। दिस इज इम्प्रूव टाइप ऑफ एसीजे। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूव टाइप एसीजे। दिस इज इम्प्रूव टाइप ऑफ एसीजे, जिसको हम लोग राही एसीजे भी बोलते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने व्हील जो है ये होती है, क्या कहते हैं, हंट होती है, यानी हमारे गाड़ी का जो चक्का होता है कई बार व्हील हंट होता है। तो व्हील हंटिंग को अवॉइड, हंट कर एसीजे पर व्हील हंटिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने, राही वालों ने क्या किया है, इन्होंने एक यहाँ पर प्रोविजन दे दिया एक्स्ट्रा, कि इधर उन्होंने एक चेकरेल दे दी है। क्या दिया उन्होंने, एक चेकरेल प्रोवाइड कर दी, जो कि एसीजे में नॉर्मली लगता नहीं, लेकिन इस डिजाइन के अंदर व्हील हंटिंग को कंट्रोल करने के लिए अंदर से चेकरेल दे दी गई है। तो राही एसीजे के अंदर आप देखेंगे कि अंदर से एक चेकरेल हुआ करती है, बाहर से जो है आपकी स्टॉकरेल और टंगरेल जो है, ये अरेंजमेंट ऐसा रहेगा। और इसी के अंदर ये यहाँ पे अगर इस डायग्राम में मैं मार्किंग करूं तो वो यहाँ पर है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक चेक रेल दी जाता है, ताकि व्हीकल जब आएगी तो उसका स्मूथ एंट्री हो और स्मूथ एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो ये एक चीज इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट था, जो मीन जो है हमको जो सेट करने की हमने बात की, ये मीन इस तरीके से सेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और हमारे पास एससीजे है, इसके बाद हमारे पास एक और एससीजे है। वो कौन सा है, जिसको हम लोग टू गैप एससीजे भी बोलते हैं ना। सेटिंग ऑफ गैप एट इम्प्रूव्ड एससीजे विद सिंगल गैप 80 mm। ये यहाँ पर अभी देखिए, ये वाला जो एससीजे है ना, ये सबसे लेटेस्ट एससीजे है। इस एससीजे का डायग्राम को भी आप देख ले। यहाँ पर दो जगह पर दो टंगरेल दो स्टॉकरेल है। इस डायग्राम के अंदर दो टंगरेल और दो स्टॉकरेल, कितने, दो टंगरेल दो स्टॉकरेल। तो मैं यहाँ पर भी एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा सा पतला बनाएंगे इस बार। और अब स्टॉकरेल बनाऊंगा मैं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर बीच में एक लंबी स्टॉक रेल है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक लंबी सी स्टॉक रेल है। तो जगह जगह पर मैं ऐसा स्कीमेटिकली बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर वी हैव बोल्टेड इट टुगेदर। हमने क्या कर दिया, इसकी बोल्टिंग कर दी है, समझ रहे हैं, ताकि ये जो है आपस में मिलके एक बिहेव करे। ठीक है, तो स्टॉक रेल हमारी समझ में आई। तो ये जो ब्लू वाली हमारी क्या है, ब्लू वाला हमारा क्या है, स्टॉक रेल है। ब्लू वाला हमारा क्या है, स्टॉक रेल है। और ये देखिए, ये हमारा ये स्टॉक रेल और ये भी स्टॉक रेल, ब्लू वाले पूरे स्टॉक रेल। और यहाँ पे टंग रेल किधर है, टंग रेल दोनों एंड में है। टंग रेल हमारा दोनों एंड में है। ये भी हमारा टंग रेल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी टंग रेल है। ये दोनों भी क्या है, हमारे टंग रेल है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे टंग रेल है। तो इसके अंदर दो जगह पर क्या है, ठीक है, दोनों जगह पर क्या है हमारा, ये दोनों तरफ टंग रेल है और बीच में ये स्टॉक रेल है। आई बात समझ में।
ये टू गैप एसईजे की बात हो रही है, तो इसके अंदर गैप दो जगह पर मापा जाता है। यहाँ पर गैप दो जगह पर मापा जाएगा, एक मापा जाएगा यहाँ पर, यानी आमने सामने LHRH में, और दूसरा ये यहाँ पर। ठीक है, या इसको ऐसा कहा जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एक होगा ये यहाँ पर मापा जाएगा, और दूसरा जहां मापा जाएगा वो यहाँ पर मापा जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट एक लंबी एसईजे है जिसके अंदर बीच का जो पोर्शन स्टॉक रेल है, दोनों तरफ हमारी टंग रेल है। ठीक है, इसके अंदर एसईजे की जो स्पेशल स्लीपर होती है 6 होती है। तीन यहाँ पर हम, यहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तीन जो स्लीपर है ये वाली, ये तीन स्लीपर है। ठीक है, और यहाँ पर ये तीन स्लीपर है। तो स्लीपर नंबर 10, 11, 12, स्लीपर नंबर 22, 23, 24, इस तरीके से ये इनका अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये होती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे मैंने इम्प्रूव्ड एससीजे में बताया, वहां पर बताया, वैसे यहाँ पर भी जो है हमारा जो गैप सेट करते हैं इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी ओवरऑल एससीजे था। अब हम लोग इसको जो है जूम, वो इसका जो है ना, ये जो पार्ट जो जूम्ड है वो अब यहाँ पे देखेंगे। डायग्राम को मैं जरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जूम करके देखो, यहाँ पर आप देखें ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पर भी मैं फिर से अगर डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। एक ही तरफ में बता रहा है, ऐसे दूसरी तरफ भी रहेगा। इसी तरीके से ये अब ये इसकी जो है स्टॉक रेट है। कम करते हैं इसको डायरेक्टली बॉक्स से, डायरेक्टली इसको ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, इनके अंदर मैंने बोल्टिंग कर दिया सपोज, दे आर बोल्टेड टुगेदर। ओके, यहाँ थोड़ा सा मेरा टंगरेल छोटा पड़ गया, टंगरेल बड़ा करना पड़ेगा। ये टंगरेल यहाँ से शुरू हो रही है, समझे? ठीक है, तब इनके बीच में जो दो लाइन दिख रही है रेफरेंस पेग, अगेन अभी इसको मैं कोई अलग कलर से लेता हूँ, से ब्राउन कलर से लेते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी 20 mm लेफ्ट में टंगरेल की तरफ, 20 mm स्टॉकरेल की तरफ करेंगे, इसे सेम टू सेम इस तरफ पर भी होगा। तो दिस इज माई टू गैप एसईजे। क्या है? दिस इज माई टू गैप एसईजे। ठीक है, नेहा आपने कुछ फोटो डाला है, मैं उसका मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्चुअली, वहां पर बाद में आपको मैं बताता हूँ। ये पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जो है हमारा टू गैप एसईजे है। ये हमारे जो है, हम लोग अभी अपने ये तीन एसईजे के टाइप्स के बारे में बात करते हैं ना। तो ये अरेंजमेंट है, तो LWR का ये तो अलग है। हम लोग कौन से पैरा में, तो पैरा 338 में था आई गेस सो, पैरा 338, तो विल गो टू पैरा 338, 338 ना, पैरा 338। हम लोग यहाँ पर है ना 3.7, 17, 18, 19, 20। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसईजे ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आज का, ये जो पैरा कंप्लीट, काफी बड़ा पैरा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हिस्टेरेसिस कर्व। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व क्या है, जरा एक बार रीड कर लेंगे, इसके बाद में समझना ये जरा आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है मैनुअल हमारा? इन सर्विस, इन सर्विस द चेंज इन गैप एट एसईजे, in service
The change in gap at SEJ due to rail temperature variation is in the form of a hysteresis curve. नीचे एक डायग्राम बना है, उसको बोलते हैं hysteresis curve. क्या कह रहा है कि SEJ में जो गैप चेंज होता है वो एक hysteresis curve, एक लूप है, उसके अंदर आता है. Therefore, for any given rail temperature, किसी भी एक रेल तापमान पर, measure gap at the SEJ, at any given rail temperature, measure gap at the SEJ may fall within range defined by the hysteresis curve. यानी कि किसी भी एसईजे का जो पैटर्न है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का, तो एक हिस्टेरेसिस कर्व है, उसके बीच में ही होगा, उसके बीच में ही होगा. इसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस ऑफ एसईजे भी बोल सकते हैं. तो ये यहाँ पर एक डायग्राम में हिस्टेरेसिस कर्व बना हुआ है, तो ये आप इसको देखें. पहले क्या क्या चीजें इसके अंदर है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो पहले देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, राइज, ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अबाउट टीडी, है कि नहीं, और फॉल इन टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, हाँ, बिलो टीडी इन, आई वो समझ में. ये हमारा टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है. वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन. ऊपर जाएंगे तो एक्सपांशन ऑफ एसईजे, नीचे जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसईजे. कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ एलडब्ल्यूआर इन एमएम, एक्सपांशन एट द एंड ऑफ एलडब्ल्यूआर इन एमएम. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पर इन्होंने एक टिपिकल हिस्टेरेसिस कर्व हमें समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है. क्या है वो, अ टिपिकल हिस्टेरेसिस कर्व फॉर जोन 4. एक कोई जोन 4 जिसमें 52 केजी की रेल है, पीएससी स्लीपर विद स्लीपर डेंसिटी 1540, एक उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है. आप यहाँ पर जैसा देखें कि इन्होंने ये, इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमको समझना क्या है कि एक टेम्परेचर है कितना, 20-25 के आसपास ना, 25 के आसपास, ठीक है. यहाँ पर टेम्परेचर है TD+28 ना, TD+28 है. इस पे गैप कितना आया, 5.57, ठीक है. फिर इसके बाद में यहाँ पर चले जाएं, TD+10 पे -3. फिर यहाँ पर चले जाएं, TD-48 पे -14.94, यानी उतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 15 mm, 14.94 कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इसी तरीके से आप अगले पे आ जाएं, तो यहाँ पर है TD+10 पर +4.42. तो यहाँ आप ये देखो ना, TD+10 पे एक बार -3 है और एक बार +4.42. तो एक पैटर्न ये इसका है, यानी कि इसका जो कुछ भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर ही अंदर होने वाला है. ये मेरे एसईजे का है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व. वही कह रहा है मैनुअल, इन सर्विस द चेंज इन गैप एट एसईजे, the change in gap at SEJ due to rail temperature variation is in the form of hysteresis curve. Therefore, for any given rail temperature, the measured gap at the SEJ may fall within the range defined by the hysteresis curve. एक बढ़ती दिशा में TD+10 में एक्सपांशन हो रहा है, और एक TD+10 में जो है, जब है टेम्परेचर मेरा फॉल हो रहा था, तो ये माइनस में भी गया. तो दिस इज द पैटर्न, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस ऑफ कर्व या एसईजे, हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ एसईजे, ठीक है. इसको जरा पढ़ लेते हैं. ए पॉइंट तो मैंने पढ़ के बता दिया आपको. बी पॉइंट क्या है, द गैप बिटवीन द रेफरेंस मार्क. क्या कह रहा है मैनुअल, द गैप बिटवीन, द गैप्स बिटवीन द रेफरेंस मार्क एंड टंग रेल टिप और स्टॉक रेल कॉर्नर, जब भी मैंने बताया था ना, ठीक है नहीं. चलो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीजे बना ही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए. मैं एकदम शॉर्टकट में इसको रेक्टेंगुलर ही बनाता हूँ, ताकि मुझे बताने में आसानी हो. और मैं इसके बॉक्सेस को एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर लेता हूँ. जो डायग्राम में दिख रहा है ना बॉक्स, समझो इस टाइप की मेरी एसईजे है, ठीक है. अब यहाँ पर मेरा एक रेफरेंस पेग होगा, रेल का टुकड़ा होता है आमतौर पे, खंबा की तरह से उसको लगा दिया जाता है. ऐसी इसका जोड़ी में यहाँ पे सामने भी यहाँ कहीं पे होगा.
समथिंग लाइक दिस। हम क्या करते हैं, इसके बीच में डोरी बांधते हैं। माइक बंद करें, माइक इसका है। प्लीज आप लोग माइक को हाथ मत लगाया करें लेक्चर के टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल आपको सवाल पूछना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमने एक डोरी बांधी। नेहा, तुम्हारा जो सवाल था उसी का जवाब भी है ये ना जो अभी आपने पूछा है मुझे। तो ये यहाँ पर ये हमने एक डोरी बांध दी है। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो गैप जो है होता है ना, गैप जैसे 40 mm का देना हमें ना, तो 40 mm का गैप किस तरीके से दिया जाएगा, 40 mm का गैप किस तरीके से दिया जाएगा, ये 20 mm और ये अगला 20 mm। आ रही बात समझ में? 20-20 कैसा होगा? यहाँ एक मिनट, कलर दिखाई नहीं दे रहा है। 20 mm यहाँ पर और 20 mm यहाँ पर, तो इस तरीके से 40 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये टर्मिनोलॉजिस की मैं बात कर रहा हूँ कि द गैप बिटवीन द रेफरेंस मार्क, ये रेफरेंस मार्क हो गया मेरा पिंक कलर का लाइन, नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं। चलो, ये तो और भी नहीं दिख रहा। चलो, आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग समझ जाएंगे। ये जो रेफरेंस मार्क है हमारा, ये जो है द गैप बिटवीन द रेफरेंस मार्क एंड टंगरेल टिप। टंगरेल टिप किसको कहते हैं? ये रहा मेरा टंगरेल टिप, एंड ऑफ द टंगरेल, जिसको हम कहेंगे टंगरेल टिप। दिस इज टंगरेल टिप। क्या कहलाएगा ये? टंगरेल टिप। शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, TR टिप, शॉर्टकट में आप समझ जाए, टंगरेल टिप। और दूसरा जो है ये एक और, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकरेल कॉर्नर। तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं, SR कॉर्नर, स्टॉकरेल। ओ, कलर दिखाई नहीं दे रहा ना, स्टॉकरेल कॉर्नर, इसको आई राइट ऑन ब्लैक कलर ओनली, SR कॉर्नर। ठीक है, स्टॉकरेल कॉर्नर, तो इसको बोलते हैं, ये चीज को कहते हैं स्टॉकरेल कॉर्नर, इसको बोलते हैं टंगरेल टिप। अब आपको पढ़ोगे तो समझ आएगा। द गैप बिटवीन द रेफरेंस मार्क, यानी ये रेफरेंस मार्क एंड टंगरेल टिप, या गैप बिटवीन रेफरेंस मार्क एंड स्टॉकरेल कॉर्नर विच इज अटैच टू द LWR साइड। देखिए, अभी मेरा SEJ होगा अगर ये तरफ, अब ये समझने की चीज है, हाँ, ये अब यहाँ ध्यान दीजिए आप। अगर मेरा ये तरफ LWR है, LWR मेरा कौन सी तरफ है? इस तरफ है, लेफ्ट साइड में। हम्म, तो मैं गैप कौन सा कहां से मापूंगा? गैप रेफरेंस पेग से। क्योंकि मुझे गैप किधर मापना है इंस्पेक्शन के दौरान, ओवरऑल गैप नहीं मापना है मुझे, ये डोरी बांधनी है, इस डोरी से टंगरेल का टिप कितना दूर है ये मापना है। ठीक है, क्या करना है? टंगरेल का टिप कितना दूर है ये मापना है। दूसरा, अगर मेरा LWR इस तरफ नहीं है, मेरा LWR इस तरफ नहीं है, मान के चलो मेरा LWR दूसरी तरफ है। कौन सी तरफ है? ये तरफ है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे LWR स्टॉकरेल तरफ है। तो कौन सा मैं गैप मापूंगा? तब मैं मापूंगा रेफरेंस पेग से स्टॉकरेल के कॉर्नर का। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेजरमेंट के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ क्या कहता है? द गैप बिटवीन द रेफरेंस मार्क एंड टंगरेल टिप, और गैप बिटवीन रेफरेंस मार्क एंड स्टॉकरेल कॉर्नर विच इज अटैच टू द LWR साइड। जिस तरह भी LWR, जैसे अभी यहाँ के केस में अगर LWR इस तरह, तो गैप बिटवीन रेफरेंस मार्क एंड स्टॉकरेल कॉर्नर एट वेरियस रेल टेम्परेचर, एट वेरियस रेल टेम्परेचर, अलग अलग रेल तापमान पर, shall not differ by more than plus minus 10 from the theoretical range, shall not differ by more than plus minus 10। तो हमको जो फील्ड में SEJ में जो गैप मिल रहा है वो 10 mm प्लस माइनस से ज्यादा नहीं डिफर करना चाहिए। किससे? एनेक्सर 3/9 से, जो कल जो है हमने देखा था ना। एनेक्सर नहीं, वो किसी ने पूछा था, जागृतिका ने पूछा था ना, एनेक्सर 3/9। तो एनेक्सर 3/9 में अलग अलग टेम्परेचर पे गैप कितना हो SEJ में वो दिया गया है। तो इट शुड नॉट डिफर बाय मोर देन, कितने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? 10 mm प्लस माइनस से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए।
10 mm प्लस माइनस से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आए जरा हम लोग उसको देख भी लेते हैं, एनेक्सर 3/9 को भी। ठीक है, एनेक्सर 3/9 क्या है? गैप एट एसईजे फॉर वेरियस टेम्परेचर्स एंड पीएससी ट्रैक। अभी जोन वाइज अलग अलग जोन 1 2 3 4 गैप दिया है। अब उसको 60 kg रेल, 52 kg रेल स्लीपर डेंसिटी के हिसाब से दिया है। टीडी प्लस 10 15 पे कितना हो, टीडी प्लस 10 पे कितना हो, एक रेंज दिया है। ये क्या है? रेंज दिया है ना। तो हमारा जो इसमें जो रेंज दिया है, इसमें +-10 से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए फील्ड में, एसईजे में। ठीक है, फील्ड में एसईजे में इससे ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग जोन है, जोन 1 2 3 4, उसके लिए यहाँ पर ये बात हुई है। ठीक है, ये है नेक्स्ट है हमारा गैप एट एसईजे प्रोवाइड द फार एंड अप्रोच ऑफ ब्रिज यूजिंग रेल फ्री फास्टनिंग गर्डर ब्रिज। ये माइनस वाला ना, ये जरा मैं नहीं देख पाया, मैं ये देख के बताता हूँ। हाँ, ये आज इसकी बात तो नहीं हो रही, लेकिन कल का डाउट है ये ना, इसको क्लियर कर लेंगे अपन। नेक्स्ट क्या बोलता है मैनुअल हमारा? वेयर, जहां पर ओटी नहीं दिखाते तो क्या कुछ? वेयर फिश प्लेटेड ट्रैक, जहां पर भी फिश प्लेटेड ट्रैक या एसडब्ल्यूआर ट्रैक इज जॉइंट ऑन वन साइड ऑफ एसईजे। क्या कह रहा है मैनुअल, इसको समझते हैं अपन। मैं डायग्राम मेरा पीछे वाला ले लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, मुझे काम आ जाएगा। ये डायग्राम हमारे काम आएगा। क्या कह रहा है मैनुअल? वेयर फिश प्लेटेड ट्रैक, जहां पर भी फिश प्लेटेड ट्रैक या एसडब्ल्यूआर, फिश प्लेटेड ट्रैक या एसडब्ल्यूआर ट्रैक इज जॉइंट ऑन वन साइड ऑफ एसईजे। ये मेरी एसईजे है। अब ये समझो, अगर जैसे समझो ये तरफ एलडब्ल्यूआर है और इसके दूसरी तरफ क्या है, कौन सा ट्रैक है? फिश प्लेटेड या एसडब्ल्यूआर ट्रैक है। फिश प्लेटेड या एसडब्ल्यूआर ट्रैक है। तो मैनुअल क्या कहता है? वेयर फिश प्लेटेड ट्रैक or SWR track is joined on one side of SEJ, the gap between the reference mark and tongue rail or stock rail corner, जो भी केस हो, on SWR या fish plated side, SWR fish plated track shall not be measured। यानी इसको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा है वो, shall not be measured। यानी कि अगर यहाँ पर फिश प्लेटेड ट्रैक या एसडब्ल्यूआर है या एलडब्ल्यूआर है, एक तरफ ऐसे ही होगा ना कुछ तो जिस तरफ फिश प्लेटेड या एसडब्ल्यूआर है उस तरफ का गैप नहीं मापना। जैसे हमारा ये केस है, ये जो अभी हमने बनाया है, इसके अंदर यहाँ पर एलडब्ल्यूआर है, यहाँ पर मान के चलो एसडब्ल्यूआर है, तो यहाँ पर टंगरेल का टिप से लेके रेफरेंस पे ये नहीं मापना। दिस शुड नॉट बी मेजर्ड, इसको मापना नहीं है। क्या मापना है हमको? जिस तरफ एलडब्ल्यूआर, यानी डोरी से एलडब्ल्यूआर साइड का ही मेजरमेंट हमारे लिए मायने रखता है, दूसरी तरफ का मायने नहीं रखता। ये हमारा मैनुअल यहाँ कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? हमारा मैनुअल क्या कह रहा है? एक तरफ अगर एलडब्ल्यूआर में एसईजे के एक तरफ फिश प्लेटेड या एसडब्ल्यूआर साइड है, तो उस तरफ का मेजरमेंट अपने को लेना नहीं है। ये नहीं देखना है कि वो टंग रेल है कि स्टॉक रेल है। जो भी होगा, या तो एक तरफ टंग रेल होगा, एक तरफ से या स्टॉक रेल का कॉर्नर होगा। तो हमको देखना है एलडब्ल्यूआर साइड में जो भी आता है, चाहे स्टॉक रेल का कॉर्नर हो चाहे टंग रेल का टिप हो, हमें वही गैप मापना है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है? आई गेस ये पैरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पैरा 338। लेट अस चेक, पैरा 338 इज ओवर नाउ। यस, इट इज ओवर नाउ। तो ठीक है, तो कल जो है पैरा 339 हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ये हमारा रह गया था पैरा फिगर 3.20, शायद मेरे से गलती से रह गया था। ये क्या? इलस्ट्रेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ गैप एट एसईजे फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ एलडब्ल्यूआर। यहाँ पर गैप कैसा मेजर करेंगे वो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने सिंगल गैप एसईजे, डबल गैप एसईजे दोनों से दिखाया है यहाँ, एक ही नहीं। तो ये LWR1 LWR2 दोनों के बीच में है, LWR2 LWR3, समझे? तो यहाँ पे ये इन्होंने गैप मेजरमेंट किस तरफ करना है वो बता रहा है वो।
इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बता फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जिस तरफ मेरा LWR साइड होगा उस तरफ का ही मैं गैप मापने वाला हूँ, दूसरी तरफ का मैं मापने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर वो इतना ही बताना चाह रहा है, नथिंग मोर देन दैट। यानी कि ये मेरा LWR 1 2, इसके यानी इसको इसका नंबर 1 दे दिया, SEJ नंबर 1, SEJ नंबर 2 एंड SEJ नंबर 3। तो ये इसका नाम उन्होंने दे दिया LWR 1 2, यानी कि SEJ 1 और 2 के बीच में जो LWR है वो। तो मुझे गैप कहाँ मापना है? इस तरफ में मापना है। ठीक है, कहाँ मापना है हमको? इस तरफ मापना है। इस तरफ थोड़ा सा मैं बड़ा मार्किंग कर दिया ताकि समझ में आए। यहाँ पे मापेंगे हम लोग। ठीक है, और ये वाले में, ये एंड में यहाँ पे मापेंगे। ये तरफ नहीं मापेंगे। कौन से तरफ नहीं मापेंगे? ये तरफ मापना, दूसरी तरफ मापना क्या है? मना है, यहाँ नहीं माप, ये बोलने का मतलब है। इसी तरीके से अगर इधर पे कंटिन्यूशन में 2 और 3 में आ गए हम लोग, दोनों तरफ LWR सपोज है, तो उस केस में हमको गैप जो है कहाँ मापना है? यहाँ मापेंगे दोनों तरफ। LWR 2 और 3 का मेजरमेंट यहाँ पर होगा। इज इट क्लियर? फिर ये दूसरी तरफ बाहर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम में ये क्लियर होगा। अब नीचे वाले में जाते हैं, जो डबल गैप एसिज है, यानी 2 गैप एसिज हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर भी हमको कहाँ मापना है? भाई इधर भी टंग रेल है, इधर भी टंग रेल है, इधर भी टंग रेल है ना, तो इसमें अंदर दो दो रेफरेंस होगी ना। तो हमें जो है किस तरफ मापना है? LWR 1। देखिए ये यहाँ पर भी एसीजे का नाम मैं रख देता हूँ, ऐसे ही नाम उन्होंने ऑलरेडी दिया है। ये एसीजे नंबर 1 है, ये एसीजे नंबर 2 है, और इसी के आगे एसीजे नंबर 3 इधर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ गैप नहीं मापना। जिस तरफ LWR, मेरा LWR अभी आ रहा है इनके बीच में, मेरा LWR आ रहा है इनके बीच में, है कि नहीं? ये मेरा LWR है, ये क्या है? मेरा LWR है। तो LWR साइड की जो टंगरेल होगी वहां गैप मापा जाएगा। गैप कहाँ मापा जाएगा? LWR साइड जहां पर होगा। ठीक है, जहां पर भी LWR साइड होगा वहीं पर हमें क्या करना है? गैप को मेजर करना है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको मेजर किया। फिर अगला LWR यहाँ पर आया, उसका ये है, इस तरीके से अपने को मेजर करना है, दूसरी तरफ मेजरमेंट नहीं करना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये खाली गैप कैसा कहाँ पे मेजर करते हैं ये अपने को देखना है। ओवरऑल गैप हमको नहीं देखना है, हमें देखना है रेफरेंस लाइन से टंगरेल या स्टॉकरेल कितना दूरी पर है। रेफरेंस लाइन से टंगरेल या स्टॉकरेल कितना दूरी पर है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देखना है, नथिंग मोर देन दैट। आई बात समझ में? तो ये हमारा जो है एक ये रह चुका था फिगर एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये भी मैंने जो है कवर कर दिया। तो कल जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 339 हम लोग देखेंगे। आज के लिए जो है पैरा 338 तक इतना काफी है।